हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री ऐप। बच्चों, हम लोगों की क्लास 11th मोल कंसेप्ट में बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स की पढ़ाई चल रही थी और हम लोग बच्चों कंसंट्रेशन टर्म में डील कर रहे हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, टाइट्रेशन, वैलेंसी फैक्टर, इन सब के बारे में दोस्तों पढ़ाई करनी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों। मैंने आपको बताया था कि मोल कंसेप्ट में जो सवाल बन रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है बच्चों, वो मोस्टली बच्चों सवाल हमारे किस चीज के ऊपर बन रहे हैं? मोस्टली हमारे सवाल बन रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर, मोलैरिटी इनके ऊपर बना। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है, जिसमें लोगों का कॉन्फिडेंस सबसे वीक रहता है, दैट इज बच्चों कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। और इसीलिए बच्चों हम लोग कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। धीरे धीरे चलेंगे लेकिन चीजें अपनी बच्चों सॉलिड करते हुए चलेंगे, और इतनी सॉलिड करते हुए चलेंगे जब हम कोई भी बच्चों पास का सवाल देखें तो हमें बच्चों डर नहीं लगेगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट बच्चों हमको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग की पढ़ाई चल रही इसी कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी, टाइट्रेशन के ऊपर। और आज दोस्तों हम लोग उसी क्लास को आगे प्रोसीड कर रहे हैं कुछ और सवालों को लेकर के अपनी प्रैक्टिस को और इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए चलिए अपनी मेन लेक्चर पे आते हैं। और आज दोस्तों हम लोग उसी कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर और फर्दर बच्चों सवालों को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज का लेक्चर। बच्चों, हमेशा की तरह लेक्चर की शुरुआत बच्चों में हमेशा पिछले लेक्चर में जो मैंने चीजें पढ़ाई थी उनके रिवीजन से ही करूंगा। सो बच्चों, लास्ट टाइम पे मैंने आपको इक्विवेलेंट, वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट, टाइट्रेशन, इन सब के कंसेप्ट को बच्चों बताया था। सो वहां पे दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हमने सीखी थी, दैट वाज द फॉर्मूला। जो वेरियस फॉर्मूले जो हमको सवालों में बहुत ही एकदम दिमाग के साथ, बहुत ही अप्रोप्रिएट जो हमको फॉर्मूला यूज करना होता है। सो जो जो फॉर्मूले हमारे पास है, जिनमें से हमको चूज करना है सही फॉर्मूला, उनको एक बार पहले जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई चीज हमारी आ जाती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को लेकर के। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बच्चों समझ रहे हैं ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस OH माइनस और चार्ज। ठीक है, इसके लिए दोस्तों अपने पास तीन फॉर्मूले। अगर बच्चों कभी भी सवाल में वेट दिया है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? अगर मोल्स दिए तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। और तीसरा फॉर्मूला जो कि आप लोगों ने बच्चों लाइव क्लास में बहुत अच्छे से बताया, तो मुझे मजा आ गया था बच्चों, दैट वाज नॉर्मेलिटी इनटू। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं बच्चों नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के, और आपको बच्चों देखना है सवाल में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर वेट दिया है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अगर सोल्यूशन दिया है तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये अपना चीज हो गया। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला वही रहता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट का यही फॉर्मूला रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अगली चीज बच्चों हमारी आ जाती है क्या? ठीक है बच्चों, अगली चीज आ जाती है क्या? नॉर्मेलिटी। सो नॉर्मेलिटी हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये अपना आ जाता है। और दूसरी फॉर्मूला क्या है? नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो ये भी अपने पास एक फॉर्मूला है जिसको भी दोस्तों हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी के बच्चों ये दो फॉर्मूले, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है तो ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर मोलैरिटी अगर दी हुई है तो मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर से भी हमारी नॉर्मेलिटी चली आती है। ठीक है, तो ये अपने फॉर्मूले हैं नॉर्मेलिटी को लेकर के। कभी भी अगर हम लोग बच्चों एसिड और बेस की मिक्सिंग करते हैं, इन केस ऑफ एसिड बेस मिक्सिंग, इन केस ऑफ एसिड एंड बेस मिक्सिंग, कभी बच्चों अगर हम लोग दो सोल्यूशन को मिला रहे हैं और वो दो सोल्यूशन सेम सोल्यूट के नहीं, वो दो सोल्यूशंस नॉन रिएक्टिंग नहीं बल्कि रिएक्टिंग है, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड एंड बेस। ठीक है, तो अगर हम दो सोल्यूशंस को मिला रहे हैं एसिड और बेस को, तो वहां पे जो फॉर्मूला हमारा लग जाता है N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, सो नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर हमारा इस फॉर्मूले से बच्चों आएगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर हमारा इस फॉर्मूले से आएगा N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले आप कौन सा नॉर्मेलिटी यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज बच्चों बहुत बहुत जरूरी है कि पहले बच्चों आप लोगों ने कौन सी नॉर्मेलिटी यूज की है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट हमको ये याद रखना है कि अगर मान लीजिए सोल्यूशन में एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा है तो NaVA
माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb करेंगे तो ये आ जाएगी नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल एसिड सोल्यूशन। और अगर मान लीजिए बच्चों सोल्यूशन में बेस ज्यादा है, अगर मान लीजिए बच्चों सोल्यूशन में बेस अगर ज्यादा है तो ऐसे केस में हम लोग बेस के इक्विवेलेंट में से एसिड के इक्विवेलेंट माइनस करें तो वहां पे NbVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस Vb होगा। ठीक है, अगर एसिड ज्यादा है तो NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb, और अगर बेस ज्यादा है तो NbVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस Vb, ये हम लोग का नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल बेस होगा। ठीक है, प्लीज डू रिमेंबर, अगर ज्यादा एसिड है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, तो ऐसे में एसिड में से बेस को माइनस करना, और अगर ज्यादा बेस है तो सोल्यूशन बेसिक होगा, तो ऐसे में बेस में से एसिड को माइनस करना। ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट। सो यू कैन थिंक दैट कि यहाँ पे मॉड होना चाहिए, बट मैं ज्यादा मैथ्स को यूज नहीं करना चाहता हूँ केमिस्ट्री में, क्योंकि हर किसी को पसंद आए ना आए, इसलिए जो चीज है वो मैंने बताई थी। सारी चीजें बच्चों लास्ट लेक्चर में बताई हुई है, इसको आप लोग वहां पे भी जाके रिकॉल कर सकते हैं। अगली बच्चों चीज आ जाती है हमारी टाइट्रेशन की। सो द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट टाइट्रेशन। ठीक है, सो टाइट्रेशन के बारे में बात करें बच्चों। ठीक है, टाइट्रेशन के बारे में बात करें। सो सबसे पहले सवाल आता है कि भाई टाइट्रेशन होता क्या है। सो टाइट्रेशन इज एन एक्सपेरिमेंट जिसके की द्वारा हम लोग एक, ठीक है, टाइट्रेशन बच्चों हम लोग का एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कि हम लोग एक अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को बच्चों फाइंड आउट करते हैं। सो अपने को एक अननोन सोल्यूशन दिया होता है जिसकी कि बच्चों हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब जो अननोन सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट करते थे, इसके लिए बच्चों कुछ तरीके होते थे। सो जो भी सोल्यूशन पहले आपको दिया होता था उसमें पहले लिटमस पेपर टेस्ट करके पता कर लो वो एसिड है या बेस है। ठीक है, आपको इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता, बट यू फाइंड आउट द वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। सो लिटमस पेपर से पता कर लिया, अब तुमने इसका एक फिक्स वॉल्यूम, एक सर्टेन वॉल्यूम तुमने निकाल लिया और उसको तुमने यहाँ पे कोनिकल में डाल दिया। ठीक है, तो ये जो चीज है यही दोस्तों यहाँ पे हमारी आ गई। अब हमने इस, लेट से अगर ये एसिड है तो इसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए क्या लेंगे, बेस लेंगे, और अगर ये बेस है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेंगे, एसिड लेंगे। ऊपर अपन ने क्या भरना है, ब्यूरेट में ऊपर क्या भरना है हमने, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है। ठीक है, और साथ साथ इस सोल्यूशन में जो अननोन सोल्यूशन वो नीचे रहेगा। सो अननोन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन नीचे रहेगा और स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऊपर रहेगा। ठीक है, ये चीज है। इसमें डाल दोगे क्या, 2 बूंद किसकी, इसमें 2 बूंद किसकी डालोगे, इसमें डालेंगे हम लोग 2 बूंद जिंदगी की नहीं, 2 बूंद इंडिकेटर की। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 2 बूंद इंडिकेटर की डालेंगे। याद रखना क्या मैंने बताया था, इंडिकेटर बहुत ज्यादा नहीं यूज करना है, ज्यादा इंडिकेटर यूज करने पे सोल्यूशन एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है, वैल्यू गलत आती है। ठीक है, थोड़ा सा इंडिकेटर डाल दिया। इंडिकेटर का काम क्या होता है, एक अलार्म की तरह से होता है कि जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी इंडिकेटर कलर चेंज कर देता है। इंडिकेटर की भी बच्चों अपनी केमिस्ट्री होती है, और वो सारी केमिस्ट्री को अगर आप जानना चाहें क्लास 11 के बच्चों को बोलूंगा मैं, अभी तो मत देखना, बट व्हेन यू विल स्टडी केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, जब आप केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे क्लास 11 में, तब बच्चों आप लोग यूट्यूब में मेरा एक इंडिकेटर का वीडियो है जो कि सबसे ज्यादा व्यूड जो वीडियो है मेरा, ठीक है, दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ इंडिकेटर, उसको आप बच्चों जाकर के देख सकते हैं। बट वो कब देखना है, जब आप इक्विलिब्रियम पढ़ लें तब। ठीक है, तो इसमें 2 बूंद इंडिकेटर डाल देंगे और उसके बाद टाइट्रेशन शुरू कर देंगे। ऊपर से स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, तब तक ऐड करेंगे जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा क्या होगा, सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया। और जब भी बच्चों जब भी एसिड बेस की रिएक्शन कंप्लीट होती है, व्हेनेवर एसिड और बेस की रिएक्शन कंप्लीट होती है, केमिस्ट्री एक ही लगती है, वहां पे एक ही कंसेप्ट लगता है क्या, व्हेन एसिड और बेस की रिएक्शन पूरी हो रही है, जब सोल्यूशन पूरा का पूरा न्यूट्रल हो रहा है, वैसे सोल्यूशन में मौजूद सारा एसिड बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज होता है, तो बच्चों वहां पे सिर्फ एक कंसेप्ट लगता है क्या, सोल्यूशन तभी न्यूट्रल होगा, एसिड बेस की रिएक्शन तभी कंप्लीट होगी, व्हेन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड प्रेजेंट इन सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस प्रेजेंट इन सोल्यूशन। जब सोल्यूशन में मौजूद एसिड के इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएंगे, जब सोल्यूशन में ऐड किए गए बेस के इक्विवेलेंट के बराबर, तभी सोल्यूशन न्यूट्रल होता है। क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन में बताया था नंबर ऑफ मोल्स सेम हो ना हो, एसिड और बेस के रिएक्ट होने वाले नंबर ऑफ मोल्स सेम हो ना हो, लेकिन क्या चीज सेम रहेगी, हमेशा उनकी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बच्चों हमेशा सेम होते हैं एसिड बेस रिएक्शन में, और यही तो होता है बच्चों ये हमारा गोल्डन कंसेप्ट। ठीक है, तो ये दोस्तों अपनी सीन थी यहाँ पर, और जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, वहां पे दोस्तों हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस रिएक्टेड यूज्ड
पार्टिसिपेटेड इन रिएक्शन, ठीक है, ये दोस्तों लगा देंगे और फॉर्मूला क्या लग जाएगा, NaVA बराबर NbVB। मोस्ट ऑफ द टाइम ये फॉर्मूला लगता है। इस चार में से तीन चीजें अपने को पता है, चौथी चीज निकल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आप लास्ट टर्म पे बताई, ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको लास्ट टर्म पे बताई। सो टाइट्रेशन में हम लोगों का NaVA बराबर NbVB का कंसेप्ट लगता है, ठीक है। ये दोस्तों अपने पास ही है। यहां पर एक चीज और बच्चों आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। यहां पे दोस्तों एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा बच्चों, जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे दोस्तों, जो हमने फॉर्मूले डाइल्यूशन के फॉर्मूले पढ़े थे, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे दोस्तों एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा बच्चों, जो हमने कंसेप्ट डाइल्यूशन का पढ़ा था, क्या हमने भाई कंसेप्ट डाइल्यूशन का पढ़ा था, ठीक है। जो दोस्तों हम लोगों ने डाइल्यूशन का कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में पानी मिलाते हैं तो MiVi बराबर MfVF होगा, ठीक है। डाइल्यूशन के केस में दोस्तों हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, MiVi बराबर MfVF। क्या होता था यहाँ पे, सोल्यूशन तुम लोग पानी मिला रहे हो, किसी एक सोल्यूशन है, एसिड बेस सॉल्ट, किसी का भी सोल्यूशन है, उसमें तुम लोग पानी मिला रहे हो, तो पानी मिलाने से पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर किसके होंगे, पानी मिलाने के बाद, सही बात है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर एडिंग वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एडिंग वाटर, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर ओनली एडिंग वाटर, यू आर नॉट एडिंग सोल्यूट, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें एक चीज आपको बता देता हूं मैं, हमने अभी पढ़ा हुआ है कि नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। सो मोलैरिटी कैन बी रिटन एज नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। डन, हम लोग मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर कह सकते हैं। तो डाइल्यूशन में Mi से पहले हम लोग वैलेंसी फैक्टर सॉल्यूट ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी दोस्तों किया जा सकता है। MiVi बराबर MfVF में मोलैरिटी को हमने नॉर्मेलिटी के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये चीज अब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पहले मैंने नॉर्मेलिटी आपको इंट्रोड्यूस नहीं की थी। जब चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है तभी उसके एप्लीकेशन को भी बताया जाता है। सो अगर मैं मोलैरिटी को बच्चों नॉर्मेलिटी के टर्म में रिप्लेस कर दूं तो ये दोस्तों हमारा कट जाए, और इसको कटने के बाद हमारे पास जो अल्टीमेटली चीज आएगी दैट इज बच्चों ये, ठीक है, ये चीज। सो बच्चों डाइल्यूशन में ये दोनों फॉर्मूले होल्ड करते हैं। बच्चों डाइल्यूशन के सवालों में ये दोनों फॉर्मूले होल्ड करते हैं। कई बार हो सकता है सवाल में जो डाइल्यूशन का जो सवाल है कि लेट्स से वी हैव एन H2SO4 सॉल्यूशन जिसमें 4 लीटर में तुमने 5 लीटर पानी मिलाया तो उसकी फाइनल मोलैरिटी क्या होगी। कई बार ये सवाल नॉर्मेलिटी में बन सकता है कि वी हैव एन H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग इनिशियल नॉर्मेलिटी दिस वन। अब हमने उसमें इतना पानी मिला दिया तो उसकी फाइनल नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, आप इसको बेटा ऐसे भी कर सकते हो, ये भी चलेगा। प्लीज इसको कॉपी में नोट डाउन करना। डाइल्यूशन के सवालों में ये फॉर्मूला भी लगता है। और द बेटर थिंग इज इस चीज को अगर आप नोट करो तो कहां पे नोट करो, वहीं पे जाके नोट करो। जो डाइल्यूशन का जो कंसेप्ट था ना वहीं पे जाके इसको ऐड कर लीजिए साइड में, ठीक है, कि डाइल्यूशन की थ्योरी में इसके साथ साथ ये फॉर्मूला भी लगेगा। ये रिवीजन के लिए बहुत काम है, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, फिर आप जब आप रिवाइज करोगे, क्योंकि बच्चों समझिएगा जब ये जो नोट्स हैं आपकी, जब आप अगले साल रिवाइज करोगे तो 12th में आपके पास उतना टाइम नहीं होता है। सो आपके पास चीजों को सर्च करने का समय नहीं है। सो बेटर ये है कि अगर सारी इंफॉर्मेशन आपके पास एक ही जगह मिल जाती है तो बेटर रहता है, ठीक है। सो प्लीज इस चीज को उसी जगह पे जाके ऐड कर लेना जहां पे आपने डाइल्यूशन का कंसेप्ट बताया। लेकिन मैंने बच्चों इस चीज को उस समय क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था, क्योंकि उस समय नॉर्मेलिटी आपको पता नहीं थी। सो अगर मैं इस चीज को उस समय ऐड कराता तो आपको बच्चों लगता है कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये क्या बता दिया नॉर्मेलिटी, आप डर जाते हैं, ठीक है। और समझिए बच्चों नॉर्मेलिटी हमने कब इंट्रोड्यूस किया, आफ्टर 3 to 4 लेक्चर, 3 से 4 लेक्चर के बाद बच्चों मैंने नॉर्मेलिटी इंट्रोड्यूस किया है, ये चीज, ठीक है। तो चीजों को पढ़ाने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो यही दोस्तों यहाँ पर चीज है, ठीक है। तो डाइल्यूशन के केस में यार ये भी पढ़ना लगता है। इसी तरह से एक और चीज याद कर लीजिए,
यार अगर डिल्यूशन में ये चीज लगता है तो मिक्सिंग में भी, यार डिल्यूशन में अगर ये चीज लगती है तो मिक्सिंग में भी। So when we are mixing two solutions, when we are mixing two solutions, when we are mixing two solution of same solute, अगर हमारे पास बच्चों दो सोल्यूशन हैं जिनमें की सेम सोल्यूट है, तो याद करो बच्चों एम मिक्सचर, याद करो बच्चों एम मिक्सचर क्या निकल के आता था, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, यहाँ पे M1 क्या है, एक पर्टिकुलर सल्यूट का सोल्यूशन 1, और M2 क्या है, उसी सल्यूट का सोल्यूशन 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों वही चीज कंसेप्ट हमारी लग सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों देखिए वही कंसेप्ट मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। सो M मिक्सचर की जगह में N मिक्सचर अपॉन वैलेंसी फैक्टर बच्चों में कर सकता हूं। ठीक है, और यहाँ पे M1 की जगह पे मैं N1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर, N2 अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये चीज बच्चों यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना, सोल्यूशन 1 में भी जो सोल्यूट है वही सोल्यूट सोल्यूशन 2 में भी है, और मिक्सचर में भी वही सोल्यूट है। सो मिक्सचर सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2 सब में सोल्यूट सेम है। अब चूंकि सब में सोल्यूट सेम है तो जो वैलेंसी फैक्टर है बच्चों वो उसी सोल्यूट का है, तीनों जगह बच्चों वैलेंसी फैक्टर सेम है, क्योंकि ये भी HCl है, ये भी HCl है, ये भी HCl है, तो वैलेंसी फैक्टर सब जगह किसका, HCl का। ये भी H2SO4 है, ये भी H2SO4 है, ये भी H2SO4 है, तो वैलेंसी फैक्टर किसका, H2SO4 का। ठीक है, तो ये भी दोस्तों हमारा चल सकता है, और इस तरह से भी अगर हम काम करते हैं तो ये वैलेंसी फैक्टर कट जाएंगे, एंड अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट, अल्टीमेटली वी विल गेट N मिक्सचर बराबर N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, सो मिक्सिंग के केस में भी जो फॉर्मूला मोलैरिटी का है वही फॉर्मूला बच्चों नॉर्मेलिटी का भी रहेगा। ठीक है, मिक्सिंग के केस में मिक्सिंग ऑफ सेम सोल्यूट के केस में जैसे मोलैरिटी वाला फॉर्मूला है वैसे ही फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का भी है। ठीक है, और डिल्यूशन के केस में जैसे फॉर्मूला मोलैरिटी का है M1V1 बराबर M2V2, वैसे ही फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का भी रहेगा N1V1 बराबर N2V2। ठीक है, इन चीजों को बच्चों ध्यान रखना, ये एक चीजें हैं जो कि मैं उस समय बच्चों चाहता था बोलना, लेकिन कई बार अपने आप को रोकना पड़ता है। अगर यही क्लास बच्चों हम लोग की 12th पास आउट की चल रही होती तो वहां पे मैं ये चीज तुरंत बोल देता, बट फॉर क्लास 11th स्टूडेंट ये चीज मैं तुरंत नहीं बोल सकता हूँ, चीजों को सही समय पे बच्चों बताना होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर चीज थी, और इस तरीके से दोस्तों हमारी अब तक की थ्योरी बच्चों रिवाइज हो चुकी है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट, और चलिए दोस्तों क्वेश्चन करके हम लोग अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के सवालों पे। ओके फ्रेंड्स, सो हम लोग आगे अपने आज के पहले सवाल पे, और दोस्तों पहला सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है, क्योंकि ये सवाल है बच्चों जेईई मेन 2018 का। कहने को तो बच्चों ये सवाल जेईई मेन 2018 का है, लेकिन ये जो सवाल है इट इज वेरी मच, मतलब यू कैन से दैट इसकी जो क्वालिटी इट इज जस्ट समवट इक्वल टू जेईई एडवांस। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, प्यारा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, और एकदम सीधा सीधा सवाल नहीं, बढ़िया कंसेप्ट बच्चों इसमें मौजूद है। ठीक है, तो आइए चलिए इसको देखते हैं। सो सवाल बच्चों हमको दिया गया, फॉलोइंग 4 सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, pH ऑफ विच वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, हमको क्या दिया गया बच्चों, हमको 4 अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स किया जा रहा है, और पूछा जा रहा है कि किस केस में जो pH होगा वो 1 के बराबर होगा। ये दोस्तों हमसे सवाल पूछा जा रहा है। सो जब भी बच्चों एसिड और बेस की मिक्सिंग हो रही है, और स्पेशली बच्चों जो एसिड और बेस है वो कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है। ठीक है, सो अभी स्ट्रॉन्ग और वीक के चक्कर में मत पड़िए, ये आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह में आएगा। सो जिन भी एसिड को हम लोग जानते हैं, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और NaOH, KOH सब स्ट्रॉन्ग बेस है। सो जब भी दोस्तों हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बेस की मिक्सिंग करते हैं तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, याद करो, एसिड बेस की मिक्सिंग में कौन सा फॉर्मूला लगता है, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है,
फाइनल सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगता है हमारा क्या लगता है, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, तो ये तो एक कंसेप्ट हो गया एसिड बेस की मिक्सिंग में जो हमको फॉर्मूला लगाना है। pH ऑफ विच वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1। अब ये pH क्या भला होती है, pH के बारे में बच्चों थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि अच्छा रहेगा, हेल्दी डिस्कशन रहेगा हमारे लिए। ठीक है, सो pH के बारे में बच्चों एक हल्का सा डिस्कशन आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए हम सब जानते हैं कि जो pH होता है वो एक स्केल होती है सोल्यूशन के एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को पता करने की। सोल्यूशन जो एसिडिक होता है उसका pH 7 से कम होता है, सोल्यूशन जो बेसिक होता है उसका pH 7 से ज्यादा होता है। ज्यादा pH मतलब ज्यादा बेसिक, कम pH मतलब अधिक एसिडिक। इतना दोस्तों हम लोग जानते हैं। pH कहने को तो कहते हैं कि 0 से 14 तक होता है, लेकिन pH बच्चों इसके आगे भी जा सकता है। pH 14 के आगे और 0 के पीछे भी जा सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन अभी शुरुआत में आपको ये सब चीज में जाने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ which you want to you which you must know about pH right now which you must know about pH is this thing। ठीक है, सो अगर मैं बच्चों अभी pH के विषय में बात करूं कि भाई pH के बारे में हमें क्या जानना है, सो pH स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब H+। ये बच्चों pH का फुल फॉर्म होता है, pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। एंड pH इज डिफाइंड एज माइनस लॉग बेस 10H+। ठीक है, ये बच्चों हमारे pH का पहला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे pH का पहला फॉर्मूला होता है, pH बराबर दिस। ये दोस्तों हमारा पहला फॉर्मूला, ये दोस्तों हमारा पहला फॉर्मूला pH बराबर माइनस लॉग बेस 10H+। और अगर आप थोड़ा सा बच्चों लॉग से कंफर्टेबल हैं, अगर आप बच्चों थोड़ा सा भी लॉग से कंफर्टेबल हैं, तो मैं इस माइनस को अगर इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा माइनस pH बराबर लॉग बेस 10H+। और एक लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग बेस 10x अगर y है, देन वी कैन से दैट x बराबर 10 टू द पावर y। एक लॉग की बच्चों प्रॉपर्टी होती है, और इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग बच्चों लिख सकते हैं H+ बराबर 10 टू द पावर माइनस pH। ठीक है, ये चीज। अब गाइस यहाँ पे सवाल आता है, व्हाट इज दिस? दिस इज मोलैरिटी ऑफ H+। दिस इज बच्चों मोलैरिटी ऑफ H+। एंड द कंसेप्ट बच्चों, जो कंसेप्ट हमने बनाया है, जो कंसेप्ट हमने सीखा है, जो कंसेप्ट हमने एक्सप्लोर किया है, क्या कि मोलैरिटी ऑफ H+, मोलैरिटी ऑफ H+, सोल्यूशन में H+ की मोलैरिटी को क्या कहते हैं? बताइए बताइए, सोल्यूशन में H+ की मोलैरिटी को क्या कहते हैं? H+ आयन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन कहलाता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, एंड मोलैरिटी ऑफ H+ आयन कहलाता है क्या? नॉर्मेलिटी। यस, ठीक है बच्चों, मोलैरिटी ऑफ H+ आयन बेसिकली नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये जो मोलैरिटी ऑफ H+ है, इसको मैं नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड भी कह सकता हूं। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इन एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, सो जो बच्चों pH होता है, जो बच्चों pH होता है, दैट इज माइनस लॉग बेस 10H+ की कंसंट्रेशन। यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन मतलब H+ की मोलैरिटी, एंड इट इज बेसिकली नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज है, जो कि बहुत ही डीप वाली चीज है, जो कि जल्दी किताबों में इस तरह से चीजों को नहीं समझाया जाता, बट हमने इसको इस तरह से ही एक्सप्लोर किया है। ठीक है भाई, तो ये दोस्तों अपना यहाँ पे फंडा है, एंड दैट इज द थिंग। सो pH के बारे में चाहूंगा बच्चों आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने, पहला फॉर्मूला ये और बच्चों दूसरा फॉर्मूला ये। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ये बनाऊंगा। ठीक है, सो pH बराबर माइनस लॉग बेस 10H+, एंड सो अगर आपके पास H+ की मोलैरिटी है तो उससे pH निकाल सकते हो, और अगर आपके पास pH है तो उससे आप H+ की मोलैरिटी भी निकाल सकते हो। ये दोनों चीजें बच्चों, ठीक है सेम फॉर्म, एक ही फॉर्मूले से दोनों रिजल्ट डिराइव हुए, लेकिन सवालों में इनको इंस्टेंटेनियसली अप्लाई करना है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। अब चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। ठीक है बच्चों, आते हैं हम लोग अपने सवाल पे। सो अपने सवाल में हमको बोला गया है, बताओ वो एसिड सोल्यूशन, बताओ वो एसिड सोल्यूशन जिसको अगर हम मिक्स करेंगे, ठीक है,
सवाल में हमसे पूछा जा रहा है बताइए वो कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस का ABCD में से वो कॉम्बिनेशन जिसमें कि जब हम चीजों को मिक्स करते हैं देन वी गेट pH ऑफ फाइनल मिक्सचर इक्वल टू 1। ठीक है, तो फाइनल मिक्सचर जो है, फाइनल बच्चों फाइनल मिक्सचर जो है बच्चों जो फाइनल मिक्सचर जो है उसका pH है 1। यहां से देखिए बच्चों दो चीजें हमको इंटरप्रेट होती है। पहली चीज है सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन, जो मिक्सचर वाला जो सोल्यूशन है फाइनल, जो फाइनल मिक्सचर है दैट इज एसिडिक। ये बेटा क्या, ये फाइनली एसिडिक होगा, ये बेटा एसिडिक है। पहली चीज तो ये pH 7 से कम मतलब एसिडिक है। और दूसरा बच्चों अगर pH 1 है, अगर pH 1 है तो यहां से बच्चों H+ की कंसंट्रेशन, जिसको कि मैं 10 to the power minus pH कह सकता हूं बेस्ड ऑन माय प्रीवियस रिजल्ट। ठीक है, प्रीवियस रिजल्ट के आधार पे सो H+ की कंसंट्रेशन विच इज 10 to the power minus pH that would comes out to be 10 to the power minus 1 which is 0.1। 10 to the power minus 1 मतलब 0.1। और जो H+ की ब्रैकेट H+ मतलब H+ की मोलारिटी, ठीक है, ब्रैकेट H+ मतलब H+ की मोलारिटी एंड दिस इज बेसिकली नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल एसिड। सो मतलब सीन ये है, हमें वो कॉम्बिनेशन बताना है जिसमें कि जब हम सोल्यूशन को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो फाइनल एसिड बचता है, सोल्यूशन को मिलाने के बाद जो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं उन कॉम्बिनेशन में से वो कॉम्बिनेशन सर्च करिए जिसमें कि जब हम सॉल्यूशंस को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो फाइनल एसिड है दैट इज 0.1 नॉर्मेलिटी का। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी, उसमें एसिड की नॉर्मेलिटी 0.1 हो, ये बच्चों हमको यहाँ पे बताना है। तो पहली चीज तो बच्चों क्या है, हमको पता चल गई है कि जब हम एसिड और बेस को मिला रहे हैं तो उसमें एसिड अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम लोग तुरंत कह सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोग तुरंत कह सकते हैं कि भाई पहला वाला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में 100 ml 1/10 HCl और 100 ml 1/10 NaOH को मिक्स करें, जो कि गलत है। भाई हमें एसिड अधिक लेना है। ठीक है, सो ऑप्शन बी भी चलेगा, ऑप्शन सी भी चलेगा एंड ऑप्शन डी भी चलेगा, क्योंकि इन सभी ऑप्शन में HCl बेस से अधिक है, क्योंकि इन सभी ऑप्शन में HCl बच्चों बेस से अधिक है। अब सवाल बच्चों ये आता है कि कौन सा वाला ऑप्शन है जिसमें कि फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड 0.1 रहेगी। तो बहुत ही सिंपल सी चीज होगी, आपको एसिड बेस की मिक्सिंग हो रही है बच्चों, आपको एसिड बेस की मिक्सिंग हो रही है, और जब भी एसिड बेस की मिक्सिंग होगी तो जो सोल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन, उसकी नॉर्मेलिटी कैसे आएगी, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये दोस्तों हमारा फंडा लगेगा। और जो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था एसिड बेस की मिक्सिंग का, उसके ऊपर अब तक का है वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये, क्योंकि देखो इस सवाल में पीएच का भी कंसेप्ट बच्चों को एक्सप्लोर करवा दिया गया, टेस्ट कर लिया बच्चों से, और जो मिक्सिंग है एसिड बेस की इक्विवेलेंट का कंसेप्ट वो भी बच्चों यहाँ पे एक्सप्लोर हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे होगी। मैं थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे जगह बना दूंगा, तो मैं इस चीज को इरेज आउट कर देता हूँ, ये जो मैंने लिखा हुआ है, एंड ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। तो चलिए बच्चों ऑप्शंस गेस करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी पे पहले आते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे पहले आते हैं। सो चलिए पहले आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। सो ऑप्शन नंबर बी में HCl अधिक है, NaOH कम है। ठीक है, HCl अधिक है, NaOH कम है। सो नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल एसिड कितना होगा, NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb। ठीक है, ऑप्शन 1 तो चेक नहीं करना है, क्योंकि उसमें तो एसिड बेस बराबर मिला रहे हो। जब एसिड बेस बराबर मिलाओगे तो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा और pH 7 होगा, हमें pH 1 चाहिए, वो तो गलत हो गया। ऑप्शन बी को टेस्ट कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर pH 1 निकलेगा। pH 1 मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल एसिड 0.1 है क्या, अगर नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल एसिड 0.1 है तो मतलब pH सोल्यूशन का 1 है। अब चलो करते हैं इस चीज को हम लोग यहाँ पर। सो यहाँ पर हमको जो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड दी गई है वो कितनी है, हमको HCl दिया गया 1/5 M/5।
सो नॉर्मेलिटी कैसे आती है, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर से। मोलैरिटी m/5 है, वैलेंसी फैक्टर HCl का 1 होता है, तो m/5 इंटू 1 मतलब 1/5 नॉर्मेलिटी है। सो एसिड की जो नॉर्मेलिटी है वो 1/5 है, ठीक है, एसिड की जो नॉर्मेलिटी है वो बच्चों 1/5, ठीक है। और इसी तरह से जो बेस की नॉर्मेलिटी है वो भी बच्चों 1/5 इंटू 1, क्योंकि NaOH का भी वैलेंसी फैक्टर 1, एक मॉलिक्यूल एक OH देता है, तो वैलेंसी फैक्टर 1, तो इसकी भी जो बेटा नॉर्मेलिटी वो 1/5 N है, ठीक है। सो मोलैरिटी दी हुई तो उसको खटाक से नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट किया, ये तो बच्चों की बात है। मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी, बहुत आसान काम है। सो हमने नॉर्मेलिटी HCl की निकाल ली, नॉर्मेलिटी NaOH की निकाल ली, बस सीधे सीधे फॉर्मूले में चेप दो। सो एसिड की नॉर्मेलिटी 1/5, वॉल्यूम एसिड का 75, बेस की नॉर्मेलिटी 1/5, वॉल्यूम बेस का 25 अपॉन VA प्लस VB, सो 75 प्लस 25। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि वॉल्यूम बेटा लीटर में रखो, हमेशा मैं कहता हूं वॉल्यूम लीटर में रखो, लेकिन इस फॉर्मूले में बेटा जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ml है, यहाँ पे भी ml है, तो बच्चों को कट जाएगा, ठीक है, ये चीज। लेकिन मैं इसको अभी कर रहा हूं, मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग अभी इस चीज को करें। जब भी आप लोग इस तरह के सवाल घर पे करें तो हमेशा अगर डालो को वॉल्यूम हमेशा हमने लीटर में लेना, ठीक है। यहाँ पे 75,000, यहाँ पे भी 75,000, सब 1000 कट जाएगा, चीजें वही आएंगी, बट आप अभी ये सब मत करिए, ठीक है। आप हमेशा वॉल्यूम को लीटर में रखने की आदत डालिए, क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है इससे, ठीक है, ये चीज। तो चलिए दोस्तों सीन समझते हैं अपन लोग यहाँ पे। सो वॉल्यूम यहाँ पे ml में ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों ml में, तो यूनिट कट जाएगी। 75.5, 15, 25.5, 5, so 15 minus 5, 10, 10 upon 100, it's 0.1, 10 upon 100 is 0.1. So normality of final acid is 0.1 here. So normality of final acid is 0.1 here. यहाँ पे बच्चों जो हमारा फाइनल एसिड की नॉर्मेलिटी है वो 0.1 है, और एसिड की जो नॉर्मेलिटी होती है उसी को क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड बेसिकली क्या, मोलैरिटी ऑफ H+। नॉर्मेलिटी मतलब मोलैरिटी ऑफ काम की चीज, एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मतलब मोल्स ऑफ काम की चीज, ठीक है। तो दैट इज द कंसेप्ट। सो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड 0.1 है, मतलब H+ की मोलैरिटी 0.1 है, और अगर H+ की मोलैरिटी 0.1 है तो pH, ठीक है, 1 हो जाएगा, ये चीज। सो हमको क्या चाहिए था, वो सोल्यूशन बताना था जिसका pH 1 हो। हमको क्या चाहिए था, वो सोल्यूशन बताना था जिसका pH 1 हो, और बच्चों वो pH हमारा ऑप्शन नंबर बी में ही आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वहां पर सोल्यूशन का pH 1 आएगा, ठीक है। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सवाल। एसिड बेस की मिक्सिंग का भी कंसेप्ट हो गया और pH का भी कंसेप्ट हो गया, ये चीज, ठीक है। चलिए चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे। ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कोर केमिस्ट्री ऐप। सो दोस्तों अब जो हम लोग की सवाल है ये बहुत ही मेरी फेवरेट सवाल है, क्योंकि इस सवाल में हम लोग वैलेंसी फैक्टर के एक बहुत ही अहम पॉइंट को बच्चों सीखेंगे, जो कि बच्चों अब तक हम लोगों ने नहीं सीखा, ठीक है। तो आइए चलिए उस पॉइंट पे आते हैं। बच्चों देखिए इस सवाल में दिया क्या हुआ है, सबसे पहले बच्चों इस सवाल में हमको एक कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है, H3PO4। वी ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस मॉलिक्यूल H3PO4, वी ऑल नो अबाउट इट, H3PO4, ठीक है, जिसका नाम होता है क्या बच्चों, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसे कहते हैं बच्चों क्या, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है बच्चों, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये बहुत ही विस्कस एसिड होता है, जस्ट लाइक हनी टाइप का एसिड होता है, और इसका जो वैलेंसी फैक्टर होता है बच्चों होता है 3। सो इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 3, ठीक है, ये चीज। अब इसी तरीके से एक और हमारे पास एसिड होता है H3PO3, इट इज कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और ये जो बच्चों ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड होता है इसका वैलेंसी फैक्टर होता है सरप्राइजिंगली 2। बच्चों इसका वैलेंसी फैक्टर होता है सरप्राइजिंगली 2। सो इन दिस क्वेश्चन हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई बच्चों वो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के बारे में दी गई है, हम उसके बारे में बच्चों पूछ रहे हैं, ठीक है। सो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज अ ट्राई बेसिक एसिड। अच्छा ट्राई बेसिक मतलब
बेसिक मतलब बच्चों एसिड के लिए हमेशा शब्द यूज होता है बेसिसिटी। फॉर एसिड उनका जो वैलेंसी फैक्टर होता है उसके लिए शब्द यूज किया जाता है बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड। और बेस के लिए शब्द होता है एसिडिटी। एसिडिटी मतलब वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस। ठीक है, इस चीज को याद रखना। सो इट्स अ ट्राई बेसिक एसिड, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। वी ऑल नो दैट, जो मैंने अभी भी बताया आपको। एंड वन ऑफ इट्स सॉल्ट इज NaH2PO4। अच्छा, ये बच्चों एक चीज है। अब इसके बाद बच्चों स्टोरी शुरू होती है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ NaOH 1 मोलर should be added to 12 gram of NaH2PO4 to convert it into Na3PO4। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर सुनिए। अब चलिए बच्चों, इस स्टोरी को, इस सवाल को करने से पहले आपको एक सवाल, इसका मैं फंडा बताता हूँ। ठीक है, इस सवाल में जो चीजें जो यूज हो रही है उसके बच्चों में बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सो इस सवाल में जो बातें यूज हो रही, जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उसके बारे में आई चलिए आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इस सवाल में यार कंसेप्ट हमारे पास यूज हो रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास H3PO4 है बच्चों। H3PO4 जो होता है उसमें का वैलेंसी फैक्टर कितना है? 3। इसका वैलेंसी फैक्टर है 3 क्योंकि इसमें 3 H+ है। इसमें बच्चों 3 H+ है। अब ये जो एसिड है ये बच्चों बेस से रिएक्ट करता है और बेस क्या करता है? इसके H+ लेता है। अब H3PO4 3 NaOH से रिएक्ट करता है, 3 OH- से रिएक्ट कर सकता है और ये 3 NaOH से रिएक्ट करके, ठीक है, ये बच्चों 3 NaOH से रिएक्ट करके बनाएगा क्या? सॉल्ट Na3PO4 प्लस 3H2। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट। ठीक है, ये है बच्चों कंप्लीट रिएक्शन। बच्चों ये है कंप्लीट रिएक्शन। एंड इन दिस रिएक्शन ये जो हमारा एसिड है इसका वैलेंसी फैक्टर यूज हो रहा है कैसे? एज ए एसिड की तरह यूज हो रहा है। इसका वैलेंसी फैक्टर है 3 क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल 3 H+ देगा। बट बच्चों सवाल में क्या होता है, कई बार आपको एक डिफरेंट सिचुएशन में भी दे दिया जाता है। आपको कई बार सवाल सॉल्व करना होता है एक डिफरेंट सिचुएशन के पैरामीटर्स के आधार पे बच्चों सॉल्व करना होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझिएगा बच्चों। H3PO4 3 H+ देने में सक्षम है। H3PO4 बच्चों 3 H+ देने में सक्षम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, रिएक्शन के दौरान इसके तीनों H+ नहीं निकलते। रिएक्शन आपको दी जाती है जिसमें इसके कुछ ही H+ निकल रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करता हूं इंफॉर्मेशन जिसके बारे में बात कर रहा हूं। सो कई बार हमको H3PO4 के बारे में इस तरह की सिचुएशन दे दी जाती है कि लेट्स से H3PO4 इज रिएक्टिंग विद ओनली 1 NaOH। अब अगर बच्चों H3PO4 सिर्फ एक NaOH से रिएक्ट करेगा तो आपने क्या करना है? आपने H3PO4 का सिर्फ एक H हटाना है। इसमें 3 H है बट आप इसका एक H हटाओगे। अब अगर आपने इसका एक H हटाया तो उसकी जगह पे एक Na आ जाएगा एंड यू विल फॉर्म दिस सॉल्ट। ठीक है, अब अगर मान लो बच्चों आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन में फॉस्फोरिक एसिड की इस रिएक्शन में इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है? सो गाइस प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। बच्चों वैलेंसी फैक्टर होता है एक मॉलिक्यूल कितना H+ देता है। एक मॉलिक्यूल कितना H+ देता है बच्चों इस रिएक्शन में। इन दिस रिएक्शन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस रिएक्शन, H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर होगा 1 क्योंकि यहां पर H3PO4 का एक मॉलिक्यूल एक H+ दे रहा है। ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूल एक H+ दे रहा है। अभी भी ये जो सॉल्ट बना है बच्चों, अभी भी ये जो सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट का नाम क्या होगा? सोडियम डाइहाइड्रोजन। इसका नाम क्या है? सोडियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट। सोडियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट या सिर्फ फॉस्फेट भी चलेगा। इसका नाम होगा सोडियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट। बच्चों ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट में अभी भी फॉस्फोरिक एसिड के 2 H+ बचे हुए हैं, तो ये भी अभी एक एसिड है और ये भी एक एसिडिक सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट भी बच्चों आगे चल के बेस से रिएक्ट कर सकता है और अगर ये सॉल्ट अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो बेस से रिएक्ट करने के बाद ये सॉल्ट 2 H+ और बेस को दे सकता है। तो ये एक एसिडिक सॉल्ट है और इस एसिडिक सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर अगेंस्ट बेस 2 होगा। ठीक है, ये चीज। चलिए इसी तरीके से मान लीजिए आपको सिचुएशन ऐसी भी दी जाए कि मान लीजिए H3PO4 2 NaOH से रिएक्ट कर रहा है।
अगर H3PO4 दो Na से रिएक्ट करेगा तो उसके दो H+ निकल जाएंगे एंड वी विल गेट दिस सॉल्ट Na2HPO4 प्लस 2H2O। इस सॉल्ट पे भी H3PO4 का एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये भी एसिडिक सॉल्ट है, इतना ज्यादा एसिडिक नहीं बट यस ये भी एसिडिक है, और इसका नाम होगा सोडियम। डोंट से डाइसोडियम, डाइसोडियम नहीं होता, सिर्फ सोडियम। इसे क्या कहेंगे बच्चों? सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, प्लीज डू रिमेंबर Na2SO4 को डाई सोडियम सल्फेट नहीं कहते, Na2SO4 को सिर्फ सोडियम सल्फेट कहते हैं। तो ऐसे ही Na2HPO4 को सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट कहेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन में अगर हमसे पूछेंगे कि भाई फॉस्फोरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो बच्चों इस रिएक्शन में फॉस्फोरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल 2H+ दे रहा है। ठीक है, सो गाइस मेरे जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि फॉस्फोरिक एसिड के वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। फॉस्फोरिक एसिड का बच्चों जो वैलेंसी फैक्टर है वो 3 होता है। फॉस्फोरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। बट कई बार जब आपको रिएक्शन दे दी जाती है, तो आपको बच्चों कई बार वैलेंसी फैक्टर रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में सॉल्व करना होता है, क्योंकि सवाल में आपको एक रिएक्शन दी गई और आपको उस रिएक्शन के आधार पे उस सवाल में दी हुई रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में वैलेंसी फैक्टर निकालना पड़ता है। सो अगर मान लीजिए हमको फॉस्फोरिक एसिड इस रिएक्शन में पूछा जाए कि इस रिएक्शन में फॉस्फोरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो गाइस इस रिएक्शन में फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल एक H+ दे रहा है, तो इस रिएक्शन में फॉस्फोरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 1 है, और इसी तरह से इस रिएक्शन में इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। ठीक है, सो बेसिकली वैलेंसी फैक्टर एक मॉलिक्यूल कितने H+ देता है। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना, कई बार वैलेंसी फैक्टर मॉलिक्यूल का रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में निकालना पड़ता है, और रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालोगे? बेसिक डेफिनेशन से, तभी तो आपको पढ़ाई थी। एंड व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर की बेसिक डेफिनेशन? एक मॉलिक्यूल कितने H+ देता है वो होता है एसिड का वैलेंसी फैक्टर, और एक मॉलिक्यूल कितने OH देता है वो होता है बेस का वैलेंसी फैक्टर। एसिड का वैलेंसी फैक्टर को हम लोग बेसिसिटी ऑफ एसिड कहते हैं, और बेस के वैलेंसी फैक्टर को एसिडिटी ऑफ बेस कहते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलिए बातें आपके सवाल पे। ठीक है, सो सवाल में क्या सीन है ये पूछना है। सवाल बड़ा सिंपल सा है, बट इस सवाल के पीछे जो ये कंसेप्ट है ये बताना मुझे जरूरी था। सो सवाल पे अगर मैं बच्चों आता हूं तो सारी चीजें रेज कर देते हैं। ठीक है, सवाल में दोस्तों अगर मैं आता हूं, सो हमसे पूछ रहा है कितना वॉल्यूम NaOH का लगेगा टू रिएक्ट NaH2PO4 so that it will get converted into Na3PO4. So बच्चों we have this compound NaH2PO4। बताओ मुझे इसका नाम बताओ बच्चों, इस मॉलिक्यूल का नाम बताइए। रिएक्शन में लिख रहा हूं बट आप इसका नाम भी लिखना। सो NaH2PO4 प्लस NaOH, और हमें बच्चों इसको किस में कन्वर्ट करना है? Na3PO4 में, और साथ में बन जाएगा क्या? पानी। सो अभी यहाँ पर एक Na है, हमें 3 Na चाहिए, तो यहाँ पर 2 NaOH हो जाएंगे, और 2 NaOH क्या करेगा? यहाँ से 2 OH 2 H को लेकर के 2H2O बना देंगे। सो दिस इज आवर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन में ये बेस है, और बेस सॉल्ट बना रहा है, सोडियम फॉस्फेट सॉल्ट बना रहा है। सो बेस सॉल्ट बना रहा है, मतलब किससे बना रहा है? एसिड से। सो बच्चों ये जो एसिड है असलियत में एसिड नहीं, इट्स एन एसिडिक सॉल्ट। ये बच्चों एक एसिडिक सॉल्ट है जिसका नाम क्या है बच्चों? सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, तो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट नाम के एसिडिक सॉल्ट से रिएक्ट करके एक न्यूट्रल सॉल्ट सोडियम फॉस्फेट बना रहा है। ठीक है बच्चों, सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते, कुछ सॉल्ट एसिडिक भी होते हैं, कुछ सॉल्ट बेसिक भी होते हैं। ये चीज तो यहाँ पे हम लोग जो डील कर रहे हैं एसिडिक सॉल्ट से डील कर रहे हैं। इस रिएक्शन में इस मॉलिक्यूल ने बेस से रिएक्ट करके 2 H+ दिए हैं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2। इस रिएक्शन में इस सॉल्ट ने, इस एसिड ने आप कह सकते हो, बेस को अपने 2 H दिए हैं। सो एक मॉलिक्यूल कितने H+ देता है उसको हम कहते हैं उसका वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो इस एसिडिक सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर 2 है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल रिएक्शन में 2 H+ देगा। ठीक है, यहां पर ये सॉल्ट है बट बिहेव एसिड की तरह कर रहा है, तो आपने इसको एसिड के तौर पे इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना, नॉट चार्ज के आधार पे नहीं निकालना, एसिड के तौर पे निकालना, H+ के तौर पे निकालना।
अगर ये सिर्फ सॉल्ट होता, सिर्फ चुपचाप पड़ा होता, रिएक्ट नहीं कर रहा होता, तब चार्ज के आधार पे देखते। सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर क्या है, एक सॉल्ट में कितने आयंस कैटायन वाले, कितने आयंस इनायन वाले निकलते हैं, ठीक है। जब वो रिएक्शन नहीं कर, जब रिएक्ट कर रहा है बेटा, तब तो वही फंडा लगेगा कि एक मॉलिक्यूल बेस को कितने H+ दे रहा है। और NaOH का वैलेंसी फैक्टर बच्चों, NaOH का वैलेंसी फैक्टर बच्चा जानता है। NaOH का एक मॉलिक्यूल एक OH देता है। यहाँ पे 2 OH निकल रहे 2 मॉलिक्यूल से, 2 OH 2 मॉलिक्यूल से निकल रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल से एक ही OH निकल रहा है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 ही रहेगा। अब बस काम खत्म। सो बच्चों रिएक्शन हो रही है एसिड बेस की और सॉल्ट बन रहा है, सो मतलब इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा, इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोस्तों ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस की रिएक्शन में अल्टीमेटली करना क्या होता है, अपन ने एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, ठीक है। पूरा का पूरा जो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है उसको NaOH से कन्वर्ट करना है किसमें, सॉल्ट में। तो अल्टीमेटली सारे के सारे एसिडिक सॉल्ट को न्यूट्रलाइज करना है बेस से। सो अगर न्यूट्रलाइजेशन होता है तो एसिड और बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होने चाहिए। अब बच्चों बात करते हैं बस यहाँ पर, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। सो हमको NaOH के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं बच्चों। NaOH का सोल्यूशन दिया हुआ है, मोलैरिटी दी हुई है, और इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। सो नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, अब बच्चों आती है नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी NaOH के 1 और वैलेंसी फैक्टर NaOH का 1। सो मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, नॉर्मेलिटी आ गई और साथ में वॉल्यूम ऑफ NaOH। लेकिन बेटा ये वॉल्यूम किसमें है, लीटर में, ठीक है, ये वॉल्यूम किसमें, लीटर में। एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, एसिड कौन है, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। सो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं। यहाँ पे हमें इसका वेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नाउ हाउ द इक्विवेलेंट वेट कम, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, एंड द वैलेंसी फैक्टर इज 2। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर अपॉन 2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चलाएगा, ठीक है बेटा ये चीज। सो 24 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब आती है बारी NaH2PO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालने की। तो सोडियम 23, हाइड्रोजन 1+1 एंड फॉस्फेट का, फॉस्फोरस हमारा 31, ऑक्सीजन 64, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो ये हो गया 25 और ये हो गया हमारा 95, ठीक है। 25 और 95 120, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 95 एंड देन 25, 95 और 25 120, यस। सो इट वुड बी 24 अपॉन 120, ठीक है। बड़ा खूबसूरत सा नंबर आ गया है क्योंकि बच्चों ये 2 से कट जा रहा है, तो ये जो हमारा हो रहा है ये 1/5 आ गया। सो वॉल्यूम ऑफ NaOH 1/5 लीटर्स। सो वॉल्यूम ऑफ NaOH आ रहा है बच्चों 0.2 लीटर्स, और जो कि 200 ml हो जाएगा, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ NaOH आ रहा है बच्चों 0.2 लीटर्स, जो कि बच्चों 200 ml हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमको ये सवाल करना था, और इस सवाल का आंसर अपना बी ऑप्शन हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा, ठीक है। सो इस सवाल को बच्चों करने का जो मोटिव था, इस सवाल को देने का मोटिव मेरा यही था कि आपको रिएक्शन के ऊपर बेस्ड जो वैलेंसी फैक्टर का कंसेप्ट है वो भी दोस्तों आपको बताना, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर चीज है। अच्छा, अगर मान लीजिए बच्चों इस रिएक्शन में, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए इस रिएक्शन में, सो यू कैन नोट डाउन दिस एंटायर सॉल्यूशन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, और यू कैन नोट डाउन, जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट इट डाउन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर वेरिएशन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए हमको इस रिएक्शन में, इस सवाल में, ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए हमको इस सवाल में, ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए हमसे इस सवाल में ये पूछा जाता कि हमें NaH2PO4 को, दोस्तों हमें NaH2PO4 को NaOH से रिएक्ट करके Na2HPO4 में कन्वर्ट करना है,
ठीक है गाइस, अगर मान लीजिए हमें यही सवाल इस तरह से दिया होता तब हमने क्या करना होता? बेटा अगर मान लो ये सवाल इस तरह से दिया होता तब सीन क्या होता? NaH2PO4 सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में से तुमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया है और क्या बन गया? Na2HPO4। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इज गेटिंग कन्वर्टिंग इनटू व्हाट? सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। डोंट से डाइसोडियम, डोंट से डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इट इज सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, क्योंकि सोडियम सल्फेट Na2SO4 को हम लोग Na2SO4 कहते हैं, सोडियम सल्फेट कहते हैं, डाइसोडियम सल्फेट नहीं कहते, इसीलिए बेटा। ठीक है, तो इट इज सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। सो अगर हम सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट को सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे हैं और यही सब चीज अगर होती, ठीक है, और बस यहाँ पे अंतर क्या हो जाता? ये Na2HPO4 हो जाता, Na2HPO4 हो जाता। तो बेटा ऐसे केस में इस सवाल का आंसर क्या होता? ऐसे केस में इस सवाल में क्या चेंजेस होते? बेटा ऐसे केस में इस सवाल में बस एक चेंज होते, अब की बार बच्चों, अब की बार इस रिएक्शन में, बच्चों अब की बार इस रिएक्शन में इस मॉलिक्यूल का वैलेंसी फैक्टर क्या होता? बच्चों इस बार ये मॉलिक्यूल रिएक्शन में एक H+ दे रहा है, अब इसमें 2 H है, एक H चला गया है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बेस को एक H+ दे रहा है। एक मॉलिक्यूल जितने H+ देता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। बेटा इस बार जो सवाल करोगे उसमें इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा और बस टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस करोगे, बस अल्टीमेट चीज इसका वैलेंसी फैक्टर आपने 2 की जगह 1 लेना है। ठीक है, सो दैट वाज द कांसेप्ट बिहाइंड द वैलेंसी फैक्टर ऑफ कंपाउंड इन कॉन्टेक्स्ट टू पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए बच्चों मूव करते हैं अपने अगले सवाल। ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कोर केमिस्ट्री। सो गाइस, हम लोगों की अब अगली प्रॉब्लम है अपनी बुकलेट में ही, सोडियम कार्बोनेट के ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम है, मिक्सचर वाली प्रॉब्लम है। एसिड बेस की रिएक्शन में मिक्सचर वाले सवालों को कैसे ट्रीट करना उसके ऊपर सवाल है। ठीक है, तो एक सवाल दोस्तों अपने पास है, वो सवाल में क्या दिया हुआ उसको आइए चलिए समझते हैं। सो क्वेश्चन है अपने पास कि भाई हमारे को ठीक है कि दोस्तों हम लोगों को 4 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaCl एंड सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है। सो वी आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड सोडियम कार्बोनेट जिसका टोटल वेट कितना है 4 ग्राम। अब उसको हमने पानी में मिलाया और पानी मिला करके हमने एक सोल्यूशन बना दिया जिसका कि वॉल्यूम हमने कितना कर दिया 250 ml। 4 ग्राम NaCl और सोडियम कार्बोनेट के मिक्सचर को पानी में डिसॉल्व किया है और पानी में डिसॉल्व करके जो सोल्यूशन है दैट इज 250 ml। अब इस 250 ml सोल्यूशन का तुमने क्या लिया बेटा 25 ml लिया हुआ है और हमने इस 25 ml को क्या किया बच्चों 250 ml सोल्यूशन में से हमने 25 ml सोल्यूशन लिया है और ये 25 ml सोल्यूशन रिक्वायर 50 ml हाँ ठीक है 25 ml ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर 50 ml ऑफ 1/10 नॉर्मल HCl। ठीक है, तो यहां पे बच्चों कुछ चीजें एक्स्ट्रा टाइप हो गई हैं, रिक्वायर, ठीक है, ये बच्चों एक्स्ट्रा है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं हमारी अनवांटेड थी तो उसको मैं कट आउट कर दूं। ठीक है, सो 25 ml ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर 50 ml ऑफ 1/10 नॉर्मल HCl फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो ऐसे में हमसे पूछ रहा है कि हमारे जो मिक्सचर है उसमें कंपोजिशन बताना है NaCl और सोडियम कार्बोनेट का क्या है। ठीक है, सो पूरी की पूरी स्टोरी दोस्तों अपने पास क्लियर होगी। हमारे पास शुरुआत में 4 ग्राम NaCl और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर है। उस 4 ग्राम को तुमने पानी में मिला करके 250 ml सोल्यूशन बनाया। उस 250 ml सोल्यूशन को तुमने 25 ml लिया है और ये 25 ml सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो HCl लग रहा है दैट इज 50 ml एंड 1/10 नॉर्मल HCl। तो इस डेटा की मदद से तुमको बताना है कि आपका जो सोल्यूशन था या आपका जो मिक्सचर था NaCl सोडियम कार्बोनेट का, उसमें सोडियम कार्बोनेट कितना NaCl कितना, उसका परसेंटेज कंपोजिशन हमको बताना है। ठीक है, तो बच्चों आपको याद होगा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के सवालों में आपको बच्चों मैंने सिखाया हुआ है कि कभी भी अगर हमको, ठीक है, कभी भी अगर हमको मिक्सचर दिया जाता है, सो व्हेनेवर मिक्सचर इज गिवन,
सबसे पहला काम तुमने क्या करना है कि मिक्सचर को तुमने अलग अलग कर लेना है। सो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है और हमारे पास बच्चों HCl है, ठीक है, सॉरी NaCl है। सो हमारे पास बच्चों सोडियम कार्बोनेट है और अपने पास बच्चों NaCl है, ठीक है। सो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और NaCl, टोटल वेट कितना है 4 ग्राम। तो इसमें से मान लेते हैं सोडियम कार्बोनेट x ग्राम है और अगर सोडियम कार्बोनेट x ग्राम है तो NaCl कितना होगा 4 - x ग्राम, ठीक है। ये सबसे पहली चीज होती है। कभी भी बच्चों अगर मिक्सचर का सवाल आएगा, कुछ भी लैंग्वेज दिया हो, पहला काम ये करना है, ये चीज याद रखना। पूरे के पूरे मोल कंसेप्ट में चाहे कंसंट्रेशन हो, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हो, मिक्सचर को देखते ही पहले आपने उसे सेपरेट करना है। कोई सवाल है जिसमें इंप्योरिटी दी हुई है तो उसमें भी यही करना, प्योर कंपाउंड x और इंप्योरिटी W - x, ठीक है। ये चीज अपना हो गया। अब इसको फिर हमने पानी में मिलाया, पानी मिला करके 250 ml सोल्यूशन तैयार किया, उस 250 ml का 25 ml लेकर के HCl के साथ न्यूट्रलाइज किया। अब यहां पर दोस्तों सोल्यूशन वाले पार्ट के बाद की जो स्टोरी उसको थोड़ा सा समझा देता हूं। जब हम लोग इस सोल्यूशन को HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो HCl एक एसिड है, तो HCl अगर रिएक्ट करा मतलब ये क्या होगा, एक बेस होगा, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट और NaCl का, ये एक बेसिक सोल्यूशन है। अच्छा, इसके बेसिक होने का राज बच्चों क्या छिपा हुआ है? बच्चों बेसिक होने में ध्यान रखना, NaCl तो एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है बच्चों, NaCl एक न्यूट्रल कंपाउंड है। इट विल नॉट रिएक्ट विद HCl, इट विल नॉट रिएक्ट विद HCl। बच्चों ये HCl से रिएक्ट नहीं करेगा। NaCl will not react with HCl, but sodium carbonate is a, बच्चों याद रखना, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, ठीक है। कई बार आपने पढ़ा होगा कि सुना होगा टीवी वगैरह में कि साबुन यूज करने से हमारे हाथ खराब हो गए, ये ब्रांड का साबुन लीजिए जो आपके हाथों को कोमल प्रदान करता है, कोमलता प्रदान करता है, आपके हाथों की सुरक्षा करता है, वगैरह वगैरह ये सब चीजें। रीजन ये होता है जो साबुन होते हैं, जो वॉशिंग पाउडर होते हैं, दे आर सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, और जो वॉशिंग सोडा होते हैं दे आर बेसिक। और जो बेस होता है, कैसा भी बेस हो बच्चों, चाहे NaOH हो तो बहुत स्ट्रांग हो गया, या हल्के फुल्के माइल्ड बेस, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे बच्चों स्किन की प्रोटीन को डैमेज करते हैं, ठीक है। हमारी स्किन की जो प्रोटीन होती है, जो बच्चों अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, उसमें मौजूद जो अमीनो एसिड्स के बॉन्ड होते हैं, जो अमाइड बॉन्ड होते हैं, उनको ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी स्किन को बच्चों डैमेज करती है। अब ये जो चीज होती है कुछ लोगों में ज्यादा होती है, कुछ लोगों में कम होती है। कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, हल्की से भी बेसिक सोल्यूशन में जाने से उनकी स्किन खराब हो जाती है, हाथ कट जाते हैं, फट जाते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। और कुछ लोगों की तो स्किन मेरे जैसी लोहा लक्कड़ होती है, एकदम मजदूर वाली स्किन होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीजें, तो सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट और वॉशिंग सोडा एक बेसिक कंपाउंड होता है, ये याद रखना। अच्छा, ये बेस है तो बच्चों इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? ये अगर बेस है बच्चों तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? तो इसके वैलेंसी फैक्टर पे भी जरा थोड़ा सा चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट की वैलेंसी फैक्टर की बात कर लें बच्चों, सोडियम कार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर होता है Na2CO3 प्लस 2HCl। इस रिएक्शन से बात बनती है और दे फॉर्म 2NaCl एंड H2CO3, ठीक है। इट्स नॉट अ कंप्लीट रिएक्शन, आई एम गोइंग टू राइट दिस रिएक्शन, ठीक है बेटा, ये होता है। सो H प्लस सोडियम को हटा करके लग जाता है और Na की जगह H लग जाएगा तो H2CO3 बनेगा। नाउ गाइस, H2CO3 is called carbonic acid. H2CO3 is called carbonic acid and carbonic acid is an unstable compound. ये वही बच्चों पेप्सी सोडा वाला कंपाउंड है जो पेप्सी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में जो होता है ना, कार्बोनिक एसिड, ये वही चीज। जैसे ही बच्चों पेप्सी की बोतल को खोलते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्योंकि उसमें मौजूद जो बच्चों कार्बोनिक एसिड होता है वो तुरंत डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। उसमें मौजूद जो बच्चों कार्बोनिक एसिड होता है वो तुरंत डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। सो कार्बोनिक एसिड जो बच्चों होता है ये तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, ये तुरंत बच्चों डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर के ये बनाता है H2O प्लस CO2, ठीक है, ये चीज। तो अगर कोई हमसे पूछे कि वैलेंसी फैक्टर बताओ भाई, तो दोस्तों वैलेंसी फैक्टर ये HCl का वैलेंसी फैक्टर, HCl का एक मॉलिक्यूल एक H प्लस देता है और सोडियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल, बच्चों सोडियम कार्बोनेट का जो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है,
बच्चों जो सोडियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल है उसके लिए जो वैलेंसी फैक्टर है वो होता है बच्चों 2। अब आप कहेंगे सर सोडियम कार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर 2 कैसे? द रीजन है सोडियम कार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर 2 इसलिए क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल 2H+ ले रहा है। सोडियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल 2H+ ले रहा है। इट्स अ बेस, बट ये ऐसा बेस नहीं जो OH दे रहा है, ये ऐसा बेस है जो H+ ले रहा है। बच्चों याद रखना, बेस को कई तरह से डिफाइन किया जाता है। बेस की एक डेफिनेशन है जो OH दे, और बेस की एक दूसरी डेफिनेशन है जो H+ ले। एसिड H+ दे रहा है और एसिड के H+ को या तो बेस OH देकर के कैंसिल करेगा या फिर एसिड के H+ को बेस एब्सॉर्ब करके कैंसिल करेगा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट एक ऐसा बेस है जो H+ लेता है, जो H+ ले करके अपना बेसिक एक्शन करता है। सो इन एनी केस सोडियम कार्बोनेट जितना H+ ले रहा है, ठीक है, या जितना OH दे रहा है, H+ लेना या OH देना दोनों का मतलब सेम ही हुआ, तो वो बच्चों इसका वैलेंसी फैक्टर होगा। तो सोडियम कार्बोनेट का बच्चों वैलेंसी फैक्टर याद रखना है 2 होता है। और सोडियम कार्बोनेट का जो भाई होता है बच्चों, जो सोडियम कार्बोनेट का भाई है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके भी बच्चों सवाल अगर मिलते हैं तो उसके सवाल इस तरह से रहेंगे, उसमें भी यही फिनोमेना रहेगा। और इसका जो दोस्तों वैलेंसी फैक्टर रहेगा वो होगा 1। ठीक है, तो HCl का वैलेंसी फैक्टर 1 और सोडियम बाइकार्बोनेट का भी 1। सोडियम कार्बोनेट का 2 और HCl का तो 1 होता ही है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर 2 और सोडियम बाइकार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर 1। इसको दोस्तों याद रखना। ठीक है, ये चीज याद रखना। यहाँ पे एक इंडिकेटर का भी फंडा होता है, बट वो फंडा अभी नहीं यूज करें क्योंकि इंडिकेटर की केमिस्ट्री अभी आयनिक इक्विलिब्रियम से पहले नहीं होगी। ठीक है, ये चीज, ये दोस्तों यहाँ पर सीन है। तो अपन को सोडियम कार्बोनेट और NaCl का मिक्सचर दिया हुआ है, और सोडियम कार्बोनेट और NaCl के मिक्सचर में वो चीज जो कि HCl से रिएक्ट करेगी दैट इज ओनली सोडियम कार्बोनेट। सोल्यूशन जो HCl के साथ रिएक्ट करेगा वो सिर्फ बच्चों सोडियम कार्बोनेट के कारण ही करेगा। ठीक है, तो चलो अब आते हैं बच्चों उस वाले पार्ट पे। ठीक है, आते हैं दोस्तों भाई, चलिए इस वाले पार्ट पे, रिएक्शन वाले पार्ट पे। सो जब हम इस सोल्यूशन को बच्चों दोस्तों, अब जब हम इस सोल्यूशन को पानी में मिला रहे हैं, ठीक है, जब हमने इस सोल्यूशन को पानी में मिलाया, जब हमने इस पूरे के पूरे मिक्सचर को 250 ml पानी में मिलाया है, तो पानी में NaCl भी होगा, पानी में NaCl भी है, पानी में बच्चों NaCl भी है, ठीक है। तो दोस्तों पानी में NaCl भी रहेगा, लेकिन हम NaCl में इंटरेस्टेड नहीं है, और पानी में सोडियम कार्बोनेट भी होगा और हम बच्चों सोडियम कार्बोनेट में इंटरेस्टेड है। ठीक है, सो NaCl की कंसंट्रेशन कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो हमारा HCl से रिएक्ट नहीं करेगा, बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन सोडियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन। तो सोडियम कार्बोनेट का x ग्राम बच्चों, सोडियम कार्बोनेट का x ग्राम 250 ml पानी में बच्चों मौजूद होगा। सोडियम कार्बोनेट का x ग्राम 250 ml पानी में मौजूद होगा। तो आइए चलिए इसकी जो कंसंट्रेशन होगी उसके बारे में चलिए बात करते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी विल डिसॉल्व दिस सॉल्यूशन इनटू 250 ml वाटर, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट है उस पे आता हूँ। सो सबसे पहले आएंगे मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो बेटा सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी क्या होगी उस पे आते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और बेटा सोडियम कार्बोनेट के मोल्स कितने हैं, पहले तो वेट दिया हुआ है x ग्राम, और वेट से मोल कैसे आएंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट 106। ठीक है, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट 106, सो x अपॉन 106 आगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। 250 ml का लीटर, 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1/4 है, तो आंसर कम्स आउट होगी 4x अपॉन 106। ये आ गई मोलैरिटी किसकी बेटा, Na2CO3 की। NaCl से कोई मतलब नहीं बेटा, NaCl से कोई मतलब नहीं, क्योंकि NaCl हमारा न्यूट्रल है, वो HCl से रिएक्ट नहीं करता है। तो जो चीज रिएक्ट नहीं कर रही, जो चीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी इतनी है। बेटा अब अगर इसकी मोलैरिटी इतनी, तो इसकी नॉर्मेलिटी तो निकाल सकते हो क्या? यस, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, और सोडियम कार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो ये आ जाएगी इसकी नॉर्मेलिटी।
and this value is 8x upon 106. This is the normality of Na2CO3. ठीक है, सो हमने अपना जो मिक्सचर था दोस्तों हमने अपना जो मिक्सचर था, ठीक है, हमने अपना जो मिक्सचर था 4 ग्राम जो मिक्सचर था सोडियम कार्बोनेट और NaCl का, इसको हमने पानी में मिलाया और हमने इसको पानी में मिला करके एक बेसिक सोल्यूशन तैयार किया। बेसिक क्यों? क्योंकि इसमें Na2CO3 नाम का एक बेसिक कंपाउंड है। ये बेसिक सोल्यूशन का फिर हमने कितना लेना है? 25 ml लेना है, जो कि हमारे HCl के साथ न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, सो हमने अभी अपने बेसिक सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाली है, और नॉर्मेलिटी के लिए बच्चों जो रिस्पॉन्सिबल चीज कौन है? वो है सिर्फ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए बच्चों अब आते हैं हम लोग अपने रिएक्शन वाले पार्ट पे। जब हम इस चीज को HCl के साथ न्यूट्रलाइज करेंगे तब क्या होगा, तो चलिए उस पे आता हूं। सो उस पे आते हैं हम लोग। सो नाउ जब बच्चों हमारा ये जो सोल्यूशन है दोस्तों, जब ये सोल्यूशन हमारा when this solution react with HCl, तो वहां पे बच्चों क्या होगा? जब ये सोल्यूशन हमारा HCl से रिएक्ट होगा तब क्या होगा? सो N1V1 बराबर N2V2 का बच्चों हमारा फंडा लगेगा। तो हमारा क्या लगेगा? N1V1 बराबर N2V2 का बच्चों फंडा लगेगा, और N1V1 बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। बच्चों यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की नॉर्मेलिटी कितनी? 8x अपॉन 106, और तुमने बेटा इसका वॉल्यूम कितना यूज किया? 25 ml। 250 ml सोल्यूशन है पूरा, लेकिन उस 250 ml सोल्यूशन का जो अमाउंट HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है दैट इज बच्चों 25 ml। ठीक है, सो 25 ml इसका यूज होगा, 50 ml HCl का यूज होगा। ठीक है, सो V1 ऑफ बेस सोडियम कार्बोनेट इज 25 ml। नाउ एसिड HCl की बात करते हैं। HCl का कितना है भाई नॉर्मेलिटी? सो HCl की नॉर्मेलिटी बच्चों 1/10, और उसका कितना ml यूज हो रहा है? 50 ml। सो 1/10 नॉर्मल, 50 ml बच्चों HCl यूज हो रहा है। 1/10 नॉर्मल और 50 ml HCl यूज हो रहा है, वी कैन सी दैट। ठीक है, ये चीज। अब बस दोस्तों, अब बस ये हमारे पास सीन आ गया, और आइए चलिए बात करते हैं इसके सोल्यूशन का। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें बच्चों, ये भी ml में है, ये भी ml में, तो सारी चीजें सेट हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो x की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, x की वैल्यू बच्चों निकल के आएगी 106, और ये 8 और 5 40। ठीक है, ये वैल्यू अपनी इतनी निकल के आएगी, एंड दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.15। ठीक है, ये वैल्यू बच्चों आएगी 2.15। ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई 2.15। सो दैट मीन्स हमारे पास जो टोटल 4 ग्राम सोल्यूशन था, दैट मीन्स जो दोस्तों हमारे पास टोटल 4 ग्राम सोल्यूशन था Na2CO3 और NaCl का, उसमें 2.15 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का है एंड 1.85 ग्राम NaCl का है। तो ये दोस्तों हमारे पास हमारे मिक्सचर का कंपोजिशन निकला है, और अब आप चाहें तो आप इसके परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और सारी चीजों को बच्चों निकाल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर सीन है। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये पूरा का पूरा सवाल किया जाएगा। इस चीज पे आपने ध्यान रखना है। क्या किया एक बार फिर से मैं बता देता हूं बच्चों, क्या किया हमने एक बार फिर से मैं बता देता हूं बच्चों। सबसे पहले हमको मिक्सचर दिया हुआ था सोडियम कार्बोनेट और NaCl का। इस मिक्सचर को हम लोग कंफर्म करें, इस मिक्सचर को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं बाय टाइट्रेशन प्रोसेस। टाइट्रेशन के लिए क्या किया हमने? इस मिक्सचर को पानी में मिला करके एक बेसिक सोल्यूशन तैयार किया, और इस बेसिक सोल्यूशन को जब हम HCl के साथ न्यूट्रलाइज करें तो सर्टेन अमाउंट ऑफ बेस रिएक्ट विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एसिड। सो व्हेनेवर एसिड बेस रिएक्ट एंड दे अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, द फॉर्मूला व्हिच इज एप्लीकेबल इज N1V1 बराबर N2V2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। दैट इज द फॉर्मूला एप्लीकेबल। अब इन दिस फॉर्मूला normality of acid and volume of acid is given, but normality of base and volume of base we need to find.
अब नॉर्मेलिटी ऑफ बेस कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। हमने जो 4 ग्राम सोल्यूशन को जब मिलाया है तो उसमें बेस कौन है? उसमें बेसिक सब्सटेंस सिर्फ एक ही है, कौन? सोडियम कार्बोनेट। तो हमने बच्चों वहां पे सिर्फ सोडियम कार्बोनेट के ही इक्विवेलेंट को लेना है। अब सोडियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट आप कैसे भी निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एंड इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पे आपने NaCl के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं लेने बिकॉज इट इज नॉट अ बेस, इट्स अ न्यूट्रल। बट अगर मान लीजिए बच्चों, अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है गाइस, अगर मान लीजिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ लेट्स से कोई और बेस भी होता, बच्चों अगर मान लीजिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ कोई और बेस भी होता, जैसे कि यहाँ पर हमने जो नॉर्मेलिटी सोडियम कार्बोनेट की निकाली वो इतनी है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए ये नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, ये नॉर्मेलिटी ऑफ बेस है, आपके जो सोल्यूशन में जो बेस है वो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट ही है, तो उसी की नॉर्मेलिटी ऑफ बेस होगी। बट अगर मान लीजिए आपके सोल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट के साथ मान लीजिए कोई बेसिक कंपाउंड भी होता, जैसे कि मान लो बच्चों ये जो सवाल होता है, ये होता है सवाल सोडियम कार्बोनेट और NaOH का, और सारा का सारा डेटा बच्चों ऐसे ही होता। मान लो बच्चों ये पूरा का पूरा सवाल होता है सोडियम कार्बोनेट और NaOH के मिक्सचर का, और फिर हम इसको बच्चों HCl के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं। इस तरह के सवाल हैं अपनी बुकलेट में। तो उनमें दोस्तों क्या करोगे आप? सबसे पहले आप बेसिक सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालोगे, और बेसिक सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी को आपने पुट करना है N1V1 बराबर N2V2 के फॉर्मूले में। लेकिन सवाल ये है कि बेसिक सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे निकालें? सो नॉर्मेलिटी ऑफ बेस आएगा हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स। लेकिन ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, ये कौन से इक्विवेलेंट आएंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ टोटल बेस। ये बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ टोटल बेस होगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये होगा यहाँ पे सी। अब टोटल बेस कौन कौन से? बच्चों इस सवाल में जो मैं मॉडिफाई करके बता रहा हूं कि मान लो सवाल में आपको NaCl की जगह NaOH होता, तो ऐसे केस में ये भी बेस है, ये भी बेस है, तो ऐसे केस में सोल्यूशन काफी बेसिक होता, क्योंकि उसमें दो दो बेसिस के इक्विवेलेंट होते हैं। अब जो इक्विवेलेंट होता, जो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में जो इक्विवेलेंट होता, वो इक्विवेलेंट किसके रखते हैं? आप दोनों के इक्विवेलेंट लेते। नॉर्मेलिटी ऑफ जो पूरे फाइनल बेस है, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस जो होती, उस नॉर्मेलिटी ऑफ बेस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस प्रेजेंट इन सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस कहां से आते? इसके भी इक्विवेलेंट प्लस इसके भी इक्विवेलेंट। देखो बच्चों कैसे आता, मान लो टोटल वेट 4 था, तो तुमने इसको मान लिया x और इसको मान लिया 4 - x, ये x ग्राम और ये है 4 - x ग्राम। अब इसके वेट से पहले इसके इक्विवेलेंट निकालो। कैसे इसके इक्विवेलेंट आएगा? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट 106 और इसका वैलेंसी फैक्टर 2, और इसके इक्विवेलेंट कैसे आते हैं? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या आता? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 और वैलेंसी फैक्टर 1। तो ये हो जाता हमारा टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। डिवाइड इसको किससे करते हैं? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर कितना होता है? 1/4 लीटर, क्योंकि 250 ml है ना, तो 1/4 लीटर दोस्तों अपना सीन होता है। इसको किसी और कलर से लिख दें सो दैट आप देख पाए इसको, ठीक है। तो ये होता बच्चों उस केस में हमारा नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, और इसी नॉर्मेलिटी ऑफ बेस को आप N1V1 बराबर N2V2 के फॉर्मूले में करते। अगर बच्चों सवाल हमारा Na2CO3 और NaOH का होता, ठीक है। बट ये जो सवाल था वो Na2CO3 और NaCl का था, तो NaCl इज नॉट अ बेस, तो उसके इक्विवेलेंट बेस के इक्विवेलेंट में कैलकुलेट करते समय ऐड नहीं होंगे, ठीक है। सो नॉर्मेलिटी ऑफ बेस बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस में सिर्फ सोडियम कार्बोनेट के ही इक्विवेलेंट लिए जाएंगे। लेकिन अगर सवाल में सोडियम कार्बोनेट के साथ NaOH भी होता, तो Na2CO3 के इक्विवेलेंट प्लस NaOH के इक्विवेलेंट, दोनों के इक्विवेलेंट ऐड करके नॉर्मेलिटी ऑफ बेस तुम निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों सवाल था अपना ये वाला, एक बहुत प्यारा सवाल, टाइट्रेशन प्लस मिक्सचर के ऊपर बेस, जो कि अपने बुकलेट का ही था। चलते बच्चों अगले सवाल पे। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू स्कोर केमिस्ट्री ऐप। सो दोस्तों हम लोग आगे अपनी अगली सवाल पे, और अगली सवाल है हमारी जेईई में 2020 की क्वेश्चन, ठीक है। एक बढ़िया सवाल है, ठीक है, बहुत टफ भी नहीं, बहुत इजी भी नहीं, एक अच्छी सवाल है। और आइए चलिए देखते हैं इसको। सो सवाल में हमको क्या दिया हुआ है? हमको एक 10 मिलीग्राम की एक टैबलेट दी हुई है, और ये टैबलेट के लिए जो नाम यूज किया जा रहा है दैट इज एफरवेसेंट टैबलेट।
बच्चों ये एफरवेसेंस मतलब वही चीज जो इनो के पैकेट में होता है। इनो का पैकेट जब हम लोग पानी में डालते हैं तो जो झाग निकलता है, जो CO2 के बबल्स निकलते हैं, कुछ उसी को ही, उसी फिनोमेना को एफरवेसेंस कहते हैं। तो वही काम करने वाली एक टैबलेट है। टैबलेट को पानी में डाला और पी गए। किसी को भी एसिडिटी वगैरह हो तो इस तरह की टैबलेट वगैरह को खा करके अपने पेट की एसिडिटी से तुरंत 6 सेकेंड में बच्चों छुटकारा पा सकते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर सीन है। सो सीन क्या है बच्चों, हमारे पास इस तरह की 10 मिलीग्राम की टैबलेट है और इस टैबलेट में सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑक्सैलिक एसिड मौजूद है। दे अंडरगो रिएक्शन व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, और इस रिएक्शन में बच्चों जो CO2 निकल रहा है दैट इज इतना निकल रहा है, 0.25 ml निकल रहा है 298 केल्विन पे और P बराबर 1 पे। इस सिचुएशन में जो CO2 का मोलर वॉल्यूम है दैट इज 25 लीटर, मतलब 1 मोल CO2 एट 298 केल्विन 25 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। 1 मोल CO2 298 केल्विन पे 25 लीटर ऑक्युपाई करती है, और हमारी जो CO2 निकल रही है वो कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करी है, 0.25 ml। सो यू कैन कैलकुलेट कितना CO2 है। अब ऐसा इंफॉर्मेशन से हमको पता करना है कि हमारी टैबलेट में कितना सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद है। ठीक है, तो आइए चलिए बात करते हैं। यहाँ पर परसेंटेज हमसे पूछ रहा है कितना परसेंटेज सोडियम बाइकार्बोनेट का है। चलो बच्चों, सो हमारे पास 10 मिलीग्राम, और बच्चा मिलीग्राम होता है कितना, 10 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। 1 मिलीग्राम मतलब 10 टू पावर -3 ग्राम। इसमें बेटा दो चीजें मौजूद हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका की परसेंटेज हमसे पूछ रहा है, जिस भी चीज को पूछा जाता है उसे X ले लेते हैं, और ऑक्सैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा बाय द वे बच्चों आपको बताएं हम, जो इनो होता है वो भी कुछ इसी तरह से ही बनता है। इनो में सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, और सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, तो ये हमारी चीजें, अगर आप खाने वाले सोडे में नींबू डालेंगे ना तो भी आपको वैसी रिएक्शन मिलती है। हाँ, उतनी तेज, उतनी विगरस नहीं मिलती है, लेकिन मिलती है। तो वी हैव सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑक्सैलिक एसिड। इसको मान लिया X ग्राम और इसको मान लिया W माइनस X ग्राम। ठीक है, W हमको दिया गया इतना, सो दिस इज आवर W। ठीक है, अब ये दोनों जब बेटा रिएक्ट कर रहे हैं पानी में डालने से, तो इनकी जो रिएक्शन होगी कुछ ऐसी होगी। ऑक्सैलिक एसिड एक एसिड है जिसका वैलेंसी फैक्टर H2C2O4, जिसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है बेटा 2, 2H देता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर 1, ये एक बेस है, तो इसके 2 मोल लगेंगे और ये, और रिएक्शन के बाद हमको क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्सलेट Na2C2O4। ठीक है, और 2H यहां पे गए और 2H यहां पे गए, सो 2H2CO3 which will give 2H2O and 2CO2। ठीक है, आप इस बैलेंस इक्वेशन को बेटा बनाना पड़ेगा। यू नीड टू मेक दिस बैलेंस इक्वेशन, अदरवाइज कुछ हो ही नहीं पाएगा। एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट, और एफरवेसेंस के लिए CO2 बच्चों मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सीन क्या है। अब दोस्तों देखिए सीन क्या है, एवरी 2 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट गिव 2 मोल ऑफ CO2, गिव 2 मोल ऑफ CO2। एवरी 2 मोल से बेटा 2 मोल CO2 मिलता है, 2 मोल से 2 मोल CO2 मिलता है। अपने पास जो CO2 निकली, कितनी निकली CO2, अपनी को CO2 निकल ली 0.25 ml। अब 0.25 ml की जरा स्टोरी को समझे आप। ठीक है बच्चों, मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल CO2 जो है वो 25 लीटर ऑक्युपाई करती है। अपने पास जो CO2 निकली, कितनी निकली, 0.25 ml। 0.25 ml CO2 अपने को मिल रही है। 0.25 ml मतलब 0.25 upon 1000 लीटर CO2 अपने को दोस्तों मिल रही है। अब अगर 25 लीटर बराबर 1 मोल होता है CO2 का, जो कंडीशन हमको सवाल में दी गई उसमें प्रेशर बराबर 1 बार, टेम्परेचर बराबर 298 केल्विन पे 1 मोल CO2 25 लीटर ऑक्युपाई करता है, तो ऐसे केस में हमारी पास जो CO2 रिलीज हुई है रिएक्शन में दैट इज 0.25 ml, एंड 0.25 ml मतलब 0.25 upon 1000 लीटर। तो इसमें कितना CO2 के मोल्स होंगे ये हमको निकालना है। इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, एंड व्हेन वी विल गो फॉर दिस रिएक्शन, भैया यूनिटरी मेथड से पता चलता है 1 लीटर में
1/25 मोल होते हैं, 1 लीटर में 1/25 मोल होते हैं। हमारे पास कितने लीटर है? 0.25/1000। ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएंगे हमारे पास 10⁻⁻5 मोल, ठीक है, CO2। यूनिटरी कैलकुलेशन से जो हमारी जो CO2 है वो बेटा कितनी CO2 निकल रही है? 10⁻⁻5 मोल। ठीक है, 10⁻⁻5 मोल CO2 अपने पास है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट 2 मोल CO2 देता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट 2 मोल CO2 देता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। सो 10⁻⁻5 मोल CO2 कहां से आएगी? अगर 10⁻⁻5 मोल CO2 रिलीज हो रही, सो दैट मीन्स वी मस्ट हैव 10⁻⁻5 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट कितना होगा? 10⁻⁻5 मोल होगा। अब इस 10⁻⁻5 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट कितना होगा? इट्स वेरी इजी, वेट से नंबर ऑफ मोल से वेट हम लोगों को निकालना आता है। सो नंबर ऑफ मोल से वेट निकालेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? इसका मॉलिक्यूलर वेट। एंड व्हेन आई कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर वेट, इट कम्स आउट टू बी 84। आप भी निकालोगे 84 है, ठीक है। सो ये आ जाएगा बच्चों 84 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट। सो हमारी जो टैबलेट है, जो हमारी जो बच्चों टैबलेट है 10 मिलीग्राम की टैबलेट है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट कितना ग्राम है? तो चलो बच्चों परसेंटेज भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसका परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। सो परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कितना आ जाएगा? वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट 84 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन टोटल वेट ऑफ टैबलेट। टैबलेट का वेट कितना है? 10 मिलीग्राम। टैबलेट का वेट बच्चों 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम की टैबलेट, ठीक है। सो 10 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, ठीक है। 10 मिलीग्राम मतलब इतना, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ टैबलेट इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻⁻5 और 100 -3 से -3 घटेगा 8.4%, ठीक है, 8.4%। तो हमारी जो टैबलेट है उसमें बच्चों परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है? 8.4%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो इस सवाल का बच्चों जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एंड 8.4% सोडियम बाइकार्बोनेट हमारी एफरवेसेंस टैबलेट में बच्चों मौजूद है। बच्चों इस सवाल को समझाने में मैंने काफी सारा स्टेप्स यूज किया हुआ है, लेकिन अगर बच्चों ये सवाल को मैं एग्जाम में करता हूं तो मैं इसको कैसे करूंगा? W एंड W माइनस एक्स, मतलब x और W माइनस एक्स, ये मैं पेन पे नहीं लिखूंगा, ये मैं पेपर पे नहीं लिखूंगा, ये मैं दिमाग पे लिखूंगा। ये स्टेप मेरे मेंटल कैलकुलेशन में आएगा, तो मैं इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास आएगी बच्चों जो सीधे सीधे चीजें, क्या ये मैं बच्चों सीधे सीधे इस इक्वेशन में आऊंगा और इस इक्वेशन से मैं ये सीधे सीधे मोल बना लूंगा और मोल के बाद वेट निकालना, वेट के बाद परसेंटेज निकालना, ये सारी कैलकुलेशन मेरे दिमाग में होंगी। मैं अल्टीमेटली इस रिएक्शन को लिखने के बाद डायरेक्टली आऊंगा बच्चों इस स्टेप पे और इस स्टेप के बाद सीधे सीधे आंसर आएगा। सो इट इज गोइंग टू बी 2 to 3 स्टेप्स हार्डली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन जो है काफी इजी हैं, ठीक है। एक्स मान लिया और W माइनस एक्स दिमाग में ही हो जाता है, सीधे सीधे रिएक्शन लिखनी है और रिएक्शन के बाद स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से ही काम करना है, ठीक है। दैट्स हाउ दिस रिएक्शन गोस। इस रिएक्शन में एसिड और बेस के टाइट्रेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और ना ही हमको एसिड और बेस की कंसंट्रेशन के बारे में कोई डेटा था। हमको CO2 प्रोडक्ट बताया गया है। सो प्रोडक्ट अगर इतना है तो रिएजेंट कितना है, अगर इतना CO2 निकल रहा है तो कितना सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इट्स अ स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्वेश्चन, बट कंसेप्ट हमारा बच्चों एसिड बेस का है, इसलिए बच्चों इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों मूव करते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों ये सवाल भी हमारा जेईई मेन 2020 का ही है, ये सवाल भी दोस्तों हमारा जेईई मेन 2020 का ही है और ये बच्चों सवाल प्योर टाइट्रेशन का है। 25 ml of a given HCl solution require 30 ml of 0.1 molar sodium carbonate solution. So HCl और sodium carbonate की बात हो रही है। What is the volume of this HCl solution required to titrate 30 ml of 0.2 molar aqueous NaOH solution? ठीक है,
सो बच्चों सीन क्या है, हमको एक HCl का सोल्यूशन है और उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन में बता दिया कितना HCl यूज हुआ है। सो सोडियम कार्बोनेट एक बेस है, उसको HCl के साथ रिएक्ट करा है। इस रिएक्शन से तुम क्या करोगे, HCl की नॉर्मेलिटी निकाल लोगे। अब उस HCl की नॉर्मेलिटी के बाद तुमको बताना है कि इतनी नॉर्मेलिटी वाला HCl कितने NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, या इस नॉर्मेलिटी वाला जो HCl है उसका कितना वॉल्यूम इस NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा ये। सो बेसिकली यहाँ पर 2 बार एसिड बेस टाइट्रेशन रिएक्शन हो रही है, 2 बार टाइट्रेशन हो रहा है। एक बार सोडियम कार्बोनेट की मदद से HCl की नॉर्मेलिटी और दूसरी बार HCl की नॉर्मेलिटी की मदद से HCl का वॉल्यूम अगेंस्ट NaOH। तो ये बच्चे यहाँ पे कंसेप्ट है, 2 स्टेप में सीधे सीधे सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करता हूं इस सवाल को 2 स्टेप में ही। तो सबसे पहले HCl वर्सेस सोडियम कार्बोनेट टाइट्रेशन। तो सबसे पहले बच्चों HCl वर्सेस सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टाइट्रेशन। सीधे सीधे यहाँ पे N1V1 बराबर N2V2 लग जाएगा, NHCl V HCl N सोडियम कार्बोनेट V सोडियम कार्बोनेट। नॉर्मेलिटी ऑफ HCl निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ HCl 25 ml, नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट 0.1 मोलर। बच्चों अगर सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी 0.1 है तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, सोडियम कार्बोनेट वैलेंसी फैक्टर 2, सोडियम बाइकार्बोनेट वैलेंसी फैक्टर 1, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट की बच्चों वैलेंसी फैक्टर 2 होती है। सो नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। सो इसकी बच्चों जो नॉर्मेलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0.2, ठीक है, 2 इंटू 0.1 0.2 हो जाएगी। एंड वॉल्यूम इसका कितना लग रहा है 30 ml। सॉल्व करके नॉर्मेलिटी ऑफ HCl निकल करके आती है अपनी 0.2 30/25, ठीक है दोस्तों, ये आ गई नॉर्मेलिटी ऑफ HCl। अब अगला बच्चों यही सीन हमको यूज करना है कहां पर, HCl वर्सेस NaOH में। So normality of HCl, volume of HCl used in this reaction, normality of NaOH, volume of NaOH used in this reaction, ठीक। normality of HCl 0.2 30/25। मैं हमेशा बच्चों को ये चीज बोलता हूं कि हमेशा बच्चों इस तरह के जो गंदे कैलकुलेशंस होते हैं वो सवाल के लास्ट में किया करो, क्योंकि हो सकता है लास्ट तक आते आते इसको बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाए। तो लास्ट में कैलकुलेशन करोगे तो चीजें बड़ी इजी पड़ेंगी, शुरुआत में करोगे तो चीजें डबल डिफिकल्ट हो जाती हैं। यू विल नो कैसे मैं बोल रहा हूँ ये चीज। ये वॉल्यूम ऑफ HCl निकालना है। अब नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH 0.2 और 30 ml। NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, जो मोलैरिटी है वही उसकी नॉर्मेलिटी होगी, और वॉल्यूम 30 ml। सो 0.2 और 30, सो 0.2 एंड देन 30। ये भी ml में, ये भी ml में, सब कुछ ml में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देख लो बच्चों क्या तुमको बोला था, हमेशा ये जो कैलकुलेशन है लास्ट में करने से फायदा क्या होता है, कई सारी चीजें कट जाती हैं। तो देखो बच्चों ये 30 और ये 30 कट गया, ठीक है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आपको बताया था, इसीलिए दोस्तों बताया था, कुछ चीजें एक्सपीरियंस की हैं, सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों अपने पास सीन हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ HCl अपना आ जाएगा 0.2। ओहो ये भी कट गया, वाह, ये भी कट गया, सो 0.2 भी कट गया। सो वॉल्यूम ऑफ HCl आ गया सीधे सीधे दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ HCl अपना आ गया सीधे सीधे 25। देखिए कितनी इजी कैलकुलेशन हो गई थी, कितनी इजी बच्चों कैलकुलेशन हो गई थी, मजा आ गया, ठीक है। तो यही दोस्तों यहाँ पर बात है। और वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड 25 ml, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड 25 ml। ये दोस्तों यहाँ पर सीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो सीधे सीधे बच्चों 2 स्टेप का सवाल है, समझाने के लिए इसको थोड़ा सा सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, बट एग्जाम में अगर जाएंगे तो सीधे ये स्टेप और फिर सीधे वैल्यू वाला स्टेप, ये इन 2 स्टेप से बच्चों सीधे सीधे आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये अपना सवाल था जेईई मेन 2020 का स्टैंडर्ड टाइट्रेशन के ऊपर सवाल। एक टाइट्रेशन से पहले नॉर्मेलिटी निकालिए, फिर उस नॉर्मेलिटी वाला सोल्यूशन को
दूसरे टाइट्रेशन यूज करके उस एसिड की कितनी वॉल्यूम लगेगी वो निकाला। ठीक है, चलिए बच्चों मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये भी बच्चों एक टाइट्रेशन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये भी जेईई मेन 2020 का ही है। ठीक है, बहुत सारे पेपर होते हैं जेईई मेन में, 8 पेपर होते हैं, जनवरी शिफ्ट में 8 पेपर होते हैं, अप्रैल शिफ्ट में तो 16 पेपर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये जेईई 2019 के हैं, सॉरी जेईई मेन 2019 के, ये सारे क्वेश्चन बच्चों जेईई मेन 2019 के हैं। जेईई 2020 में क्योंकि अभी बस जनवरी शिफ्ट वाला ही पेपर हुआ है, अप्रैल शिफ्ट वाला तो शिफ्ट ही होता है बस सबसे। ठीक है, तो जेईई उस वाले में जो बहुत ज्यादा सवाल नहीं थे, 4-5 सवाल थे 8 पेपर्स में से, ये चीज। तो इस पे आते हैं जेईई मेन 2019 का ये सवाल। तो पीछे के जो सवाल थे ना जेईई 2020 वाले, वो भी बच्चों गलती से 2019 वाले ही हैं, गलती से मैंने 2020 बोल दिया, बट वो सब 2019 वाले हैं। चलिए आते सवाल में। सो 50 ml 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड नीडेड टू न्यूट्रलाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ये। ठीक है, सो हमसे पूछ रहा है कि आपको पहले टाइट्रेशन से NaOH की सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी पता चल जाएगी। अब अगर नॉर्मेलिटी पता चल गई देन फाइंड कि 50 ml सोल्यूशन में कितना NaOH मौजूद है वो चीज। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, सीधे सीधे कर। तो चूंकि ऑक्सैलिक एसिड एक एसिड है और NaOH एक बेस है, तो एसिड बेस की रिएक्शन है और न्यूट्रलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो N1V1 बराबर N2V2 बनता है। सो N ऑक्सैलिक एसिड, V ऑक्सैलिक एसिड, N NaOH, V NaOH। ठीक है दोस्तों, ये अपन लोग काम करेंगे और इस काम को करके हम लोग अपना काम करते हैं। सो ऑक्सैलिक एसिड की नॉर्मेलिटी 0.5 मोलर है, ऑक्सैलिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 2, कई बार बता चुका हूं, लाइव क्लास में बता चुका हूं। सो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर 0.5 इंटू 2, ये आ गई ऑक्सैलिक एसिड की नॉर्मेलिटी। वॉल्यूम कितना है 50 ml। अब नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH निकालना है एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना है 25 ml। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। ये 25 ने इसको काटा, 2 हो गया और ये 0.5 इंटू 2 1 और 1 इंटू 2। सो नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इज 2। ठीक है बच्चों, हमारा जो NaOH का सोल्यूशन उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 2। अब अगर नॉर्मेलिटी 2 है तो हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट दी, तो हमसे पूछ रहा है बच्चों कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ NaOH इन 50 ml सोल्यूशन। ठीक है, सो 50 ml सोल्यूशन में कितना NaOH है, 50 ml सोल्यूशन में इतना ही NaOH होगा, सो दैट उसकी नॉर्मेलिटी 2 हो जाए। वही सोल्यूशन का ही तो जिक्र हो रहा है ना। अब अगर वही सोल्यूशन है जो टाइट्रेशन में यूज हुआ है, अब उस सोल्यूशन के बारे में पूछा कि बताओ वही सोल्यूशन में अगर हम 50 ml लेते तो उसमें कितना NaOH होगा। भाई 50 ml में उतना ही NaOH होगा, सो दैट कि उसकी जो नॉर्मेलिटी है वो 2 हो जाए। ठीक है, सो लेट्स से हमारे 50 ml सोल्यूशन में x ग्राम NaOH है, 50 ml सोल्यूशन में x ग्राम NaOH है, 50 ml सोल्यूशन में x ग्राम NaOH है। तब ऐसे सोल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी आएगी उसको निकाल दो, उसको 2 से इक्वेट कर देते हैं। सो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ग्राम से। ठीक है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम लीटर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। सो NaOH का वैलेंसी फैक्टर होता है 1। सो ये आगे क्या बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम लीटर 50 ml, सो 50 अपॉन 1000। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी बेटा x अपॉन 40 और जो ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन 20। ठीक है, ये दोस्तों अपने पास सीन आएगी। सॉल्व करने पे ये चीज इतनी आएगी एंड दिस शुड बी 2, दिस शुड बी 2, क्योंकि ये वही NaOH सोल्यूशन है जो यहाँ पर है, ये वही NaOH सोल्यूशन है जो यहाँ पर है। तो यहाँ पे NaOH कुछ उस मात्रा में होगा सो दैट इसकी नॉर्मेलिटी 2 के बराबर आ जाए। और ये जब हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू निकल करके आती है बच्चों अपनी। ठीक है, ये जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो x की वैल्यू अपनी निकल करके आती है बच्चों अपनी 4। ठीक है, x की वैल्यू बच्चों निकल करके आती है कितनी, 4 ग्राम। सो दैट शुड बी 4 ग्राम। आंसर आया है दैट इज बच्चों x बराबर 4।
ठीक है, हम लोग का जो आंसर आ रहा है बच्चों दैट इज बच्चों अपना x बराबर 4। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए दे आर 40, 20, 10 और 80 ग्राम कुछ इस तरह से हैं, तो हमारा जो आंसर है वो तो 4 है। ठीक है, अब आप लोगों को सर बड़ा अजीब लगेगा कि सर ये क्या चीज है। बच्चों यही होता है दोस्तों, यही होता है। और जो सीन ये था कि जेई मेन और नीट के सवालों में, ठीक है, जेई मेन का तो मुझे पता है क्योंकि मैं उसको हर साल ही हम लोग उसे ट्रैक करते हैं। 2016 तक हर केमिस्ट्री के पेपर में 2 सवालों में गलतियां रहती थी और वो 2 सवाल अल्टीमेटली बोनस मार्किंग के तौर पे दिए जाते थे। ठीक है, अभी पिछले कुछ सालों से बच्चों ये चीज थोड़ी सी कम हो गई है। कई बार क्या होता है सिंगल ऑप्शन करेक्ट में एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो जाते थे। ठीक है, कई बार क्या होता था कि कुछ ऑप्शन ही इस तरह की बच्चों गड़बड़ी हो जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हुआ है, देयर इज अ मिस्टेक ऑफ 0। जो जेई मेन वालों ने जो सवाल जो बनाए थे उसमें गलती से वो ऑप्शन में 0 हटाना भूल गए। सो ऑप्शन शुड बी 4, 1, 2 एंड 8, नॉट द ऑप्शन शुड बी 40, 10, 20, 80। ऑप्शन शुड बी 4, 1, 2 एंड 8। बट गलती से उन्होंने जो ऑप्शन दिए थे 40, 10, 20 और 8 है, 80 है, जो कि बच्चों ये गलत है। और इस सवाल में 2019 जेई मेन में बोनस मार्किंग दी गई थी। ठीक है बच्चों, इस तरह की मिस्टेक्स जेई मेन में बच्चों होती है, जेई एडवांस में कभी नहीं होती है। जेई एडवांस में कभी नहीं होती, वहां पे हर एक पेपर को बच्चों 10-10 बार प्रूफ रीड किया जाता है, बहुत बड़ी चीज होती है वो। ठीक है, सो जेई मेन, नीट, एसएससी, बैंक, इन सब में तो इस तरह की गलतियां होती हैं, बहुत ज्यादा नहीं। सवाल में 1-2 सवाल इस तरह के बोनस मार्किंग वाले आ जाते हैं, हर पेपर में होते हैं, हर पेपर में होते हैं। तो इसमें कोई जेई मेन की नहीं है बच्चों। जो बंदा पेपर ऑर्गेनाइज कराता है उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, इस तरह की छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं। क्योंकि जो प्रोफेसर बच्चों पेपर सेट कर रहे हैं उनका काम सर ये पेपर बनाना नहीं, उनको बच्चों अपनी यूनिवर्सिटी में, लेट्स से वो आईआईटी या एनआईटीज के, तो उनको वहां पे भी एकेडमिक वर्क देखना, उनकी अपनी खुद की रिसर्च है, उनके खुद के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो कई बार इस तरह की छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं। ठीक है, तो उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए, बट यस ठीक है। तो ये एक सवाल था जिसमें आंसर आएगा 4 ग्राम। और इत्तेफाक से हम ये कहें कि भाई यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 4 नहीं है। और इसके पीछे बच्चों रीजन ये था कि ये एक बोनस मार्किंग था 2019 का। ठीक है, तो बट कंसेप्चुअली इस सवाल का आंसर ये है, कंसेप्ट, इस सवाल के पीछे का जो कंसेप्ट है वो बच्चों हमने सीखा ये है। ठीक है, हम तो कंसेप्ट से इंटरेस्टेड है, हमारा तो इंटरेस्ट बच्चों कंसेप्ट से ही है। तो कई बार बच्चों इस तरह की चीजें अगर किताब वगैरह में भी होती है तो भी उसको नजरअंदाज कर देते, ज्यादा दिल पे नहीं लेते। छोटी छोटी एरर्स बच्चों हर जगह होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेना, बट बहुत ज्यादा एरर होने पे बच्चों प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, 20 में एक सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, बट 20 में 5 सवाल 4 सवाल है तब बच्चों को दिक्कत की बात होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ दोस्तों, उसी सवाल के साथ, इस जेई मेन 2019 की प्रॉब्लम के साथ बच्चों हम लोग अपनी आज के वीडियो को बच्चों खत्म करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को खत्म करते हैं। और अब दोस्तों हम लोग की मुलाकात होगी अपनी अगली लाइव क्लास में। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मुलाकात करते हैं बच्चों अपनी अगली क्लास में। ठीक है, सो आई होप ये इक्विवेलेंट का फंडा, एसिड बेस रिएक्शन का फंडा, नॉर्मेलिटी का फंडा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने इनफ वैरायटी की प्रॉब्लम्स करके इन सारे कंसेप्ट्स को बच्चों डील किया। प्लीज कुछ चीजों को ध्यान रखना, अगर आप मेरी बात जानो, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के वैलेंसी फैक्टर बहुत अच्छे से याद कर लेना। और वो सारे वैलेंसी फैक्टर बच्चों मैंने आपको बताने की ऑलरेडी कोशिश की हुई है। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 2, सल्फ्यूरिक एसिड 2, सोडियम कार्बोनेट इज 2। ठीक है, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट 1, HCl, NaOH, HNO3, इन सब का 1। ठीक है, तो इन सब कुछ कॉमन मॉलिक्यूल्स के वैलेंसी फैक्टर को बहुत मुंह जबानी बच्चों याद रख लेना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड 1, इन सबको बच्चों याद रखना। ठीक है, और इनकी जो कुछ कॉमन रिएक्शंस है उसको भी बच्चों याद रखना, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट और HCl की रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl की रिएक्शन, और सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट की ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन भी बच्चों याद रख लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया था ना कि वैलेंसी फैक्टर रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट होता है, उस कंसेप्ट को भी बच्चों ध्यान रखना। जो मैंने सवाल कराया ना, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो सवाल बच्चों आपके रिवीजन नोटबुक में होना चाहिए, वो सवाल बच्चों आपको एग्जाम से पहले ध्यान में रखना चाहिए कि रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में वैलेंसी फैक्टर कई बार चेंज हो जाता है। जैसे फॉस्फोरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 3 है, बट अलग अलग रिएक्शन में कई बार उसका वैलेंसी फैक्टर ऑन इन कंटेक्स्ट टू द गिवन रिएक्शन 1, 2 और 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। और उम्मीद करते बच्चों ये कंसंट्रेशन टर्म आपको बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा। और अब दोस्तों हम लोगों का ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि हम लोग इनको बच्चों इस चैप्टर में सिर्फ एक कंसेप्ट और पढ़ना, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं बच्चों अपने अगले वीडियो में, ठीक है। और प्लीज अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी अपने स्कोर केमिस्ट्री ऐप के बारे में रिकमेंड करिए। जो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करें, नहीं ज्वाइन कर सकते तो अपनी यूट्यूब में जो अपनी क्लासेस है उनको बच्चों फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, टेक केयर।